तो हम तो वो लोग हैं जो कि शौकिया विंडोज 95 दिन में 2 दफा इंस्टॉल करते थे और फिर उसको डेकोरेट करते थे। आप अपने आप को कैसे अपडेट कर? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। नहीं सरवाइव कर सका उस सिस्टम में जिसके अंदर मैं एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करूं। मैंने 5-6 साल करके देखा, लेकिन मैं खत्म हो गया उसके अंदर। मेरे भाई का बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरी ग्रोथ के अंदर। एट दैट टाइम इन 1997, कैन यू इमेजिन कि मैंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा, द हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, वो हमारे स्कूल आए, मुशर्रफ साहब का दौर था, और उन्होंने मुझे एक्सेस करवा दिया मेरे पेपर का। एज अ बिजनेसमैन आपको स्ट्रेस आता है, कभी परेशानी होती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो, हैंडल कैसे करते हैं? एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन, नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? एक टाइम होता है आपकी जिंदगी में जिस वक्त आपका हर डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग सुना होगा, सोशल नेटवर्किंग सुना होगा, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल नेटवर्किंग, यानी कि आप ग्लोबली अपने आप को नेटवर्क में कैसे ला सकते हैं। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के हमारे गेस्ट हैं शेख सफ़ीरुल हक, ठीक है, जो कि CEO है इंडस ऑफिस ऑटोमेशन, कोऑर्डिनेटर है ऑफ जैन, डायरेक्टर ऑफ सऊदी ब्रिज, पार्टनर इन इजाद फ्यूचर फीस्ट के हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सोशली एक्टिव रहते हैं और बहुत सारी लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि अभी कोई चीज़, जिनके पास कोई नए आइडियाज़ होते हैं, वो मार्केट में लाना चाहते हैं। उनकी मार्केट पाकिस्तान नहीं है, सऊदी अरबिया है, UK है, USA है, ये उनकी हेल्प आउट करते हैं। चले आइए इनसे मिलते हैं। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू हैं, लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। आप ये चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तहसीन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने का, और बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देख के। मैंने अपने पास बड़ी कोशिश और बड़े सिनेरियो के बाद, बड़े अप एंड डाउन्स के बाद फाइनली हम आज आप बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली, एंड इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे बुलाया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन है ना था एंटरप्रेन्योरशिप की, जो आपकी जर्नी है, तो आई वांटेड टू नो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है एंड देन आज आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, जर्नी तो काफ़ी पुरानी है, बिकॉज अभी जैसे हमारा ऑफलाइन डिस्कशन हो रहा था, आई स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली एक्चुअली। आई स्टार्टेड ऑफ एट द एज ऑफ 14। और पता कैसे चला कि यार हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास खूबियाँ दी होती हैं। पता ऐसे चला कि एक दफ़ा समर वेकेशंस में कोई 12-13 साल की उम्र में हम गए हुए थे इस्लामाबाद। वहाँ पर, मैं क्रिकेट का शौकीन था, हर बच्चा होता है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जो बॉल्स अवेलेबल हैं, क्रिकेट बॉल जिसको हम टेनिस बॉल कहते हैं, ठीक है, वो कराची से सस्ती थी, यानी कि 5 रुपए का फ़र्क था। उस वक्त कराची में बॉल मिलती थी कोई 18-20 रुपए की, वहाँ मिल रही थी कोई 12-14-15 रुपए की। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो ईदी के पैसे कुछ मेरे पास थे, तो मैंने कहा यार रैदर मैं कोई और चीज़ ख़रीदूँ अपने लिए, मैं ये बॉलें ले चलता हूँ कराची वापस, और मैं अपनी टीम को बेचूँगा। तो वहाँ से मैं कोई 25, 30, 40 जितनी बॉलें मैं ख़रीद सकता था वो मैं लेकर आ गया, और वो मैंने फिर अपनी ही टीम को, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, 4-5 टीमें थी, मैं उनको बेचना शुरू हो गया। तो ये मेरी एक पहली जर्नी थी, जिससे मुझे आज की तारीख में लगता है कि मेरे अंदर ये उस वक्त भी इनबिल्ट था। तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई। फिर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरा एक कज़न है फ़ारूक हमीद, उन्होंने मुझे जावा की और HTML की स्क्रिप्टिंग सिखाई 1998 में। 1998 में? जी। तो 98 में माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज के ऊपर मैं वेबसाइट डिज़ाइन करने लगा। मेरे कज़न ने मुझे सिखाया, और मैं $100 की, उस वक्त 40-42 रुपए का डॉलर होता था, या 44 रुपए का, तो मैं $100 की वेबसाइट .com बना के बेचता था। उस वक्त तो गूगल भी नहीं आया था। गूगल तो उस वक्त नहीं था, उस वक्त तो याहू होता था। हाँ, गूगल भी 2007 में या 2004 में, इन लोगों 2003-4 में शायद आया गूगल। गूगल तो बहुत बात की चीज़ है। तो हम तो वो लोग हैं जो कि शौकिया विंडोज 95 दिन में 2 दफ़ा इंस्टॉल करते थे, और फिर उसको डेकोरेट करते थे। ये बड़ा मज़ा आता था उसको। तो डेस्कटॉप को डेकोरेट करना, उसको अपने तरीके से वॉलपेपर लगाना, तो हम तो वो लोग हैं, और हम शौकिया विंडोज़ इंस्टॉल करते थे। तो फिर दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई ये सॉफ्टवेयर वाली, जिसके अंदर मैं वेबसाइट्स बना के देता था।
ठीक है। लेकिन उस वक्त का हालात ऐसे थे कि जिस बिजनेस को जाके बताओ तो वो कहते थे हाँ ठीक है, लेकिन हम इसको चलाएंगे कैसे, उनको पता ही नहीं था कि इसको करेंगे क्या. सो दे डिड नॉट हैड एनी आइडिया कि वेयर टू यूज दैट वे. तो ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. उसके बाद मैं पहुँच गया हार्डवेयर मार्केट. उस वक्त हार्डवेयर, क्योंकि नया नया कंप्यूटर आ रहा था, हर बंदे को कंप्यूटर की ज़रूरत थी, लेकिन मैं हार्डवेयर के लिए नहीं पहुँचा. मैं एक्सीडेंटली लैंड कर गया कंप्यूटर कंज्यूमेबल एसेसरीज बिजनेस में. और मैंने अपनी माउंटेन बाइक पे 14-15 साल की उम्र में पहली दफ़ा साइकिलों पे जाके कंप्यूटर की दुकानों पे HP की, एप्सन की, इनकी कार्ट्रिजेस बेचनी स्टार्ट की. सही. और वहाँ से मेरी हार्डवेयर जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि ये कंज्यूमेबल होता था, इसकी नीड रिकरिंग होती थी. तो मुझे ये नज़र आया कि इसके अंदर बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर वहाँ से करते करते 2007 में हम लैपटॉप्स तक पहुँचे. हमने अपनी इंपोर्ट स्टार्ट की. फिर उससे करते करते 2015 में हम इस लेवल पे पहुँचे कि हम पाकिस्तान में ऑफिशियल पार्टनर बने लिनोवो के. जब लिनोवो एक्सपैंड हो रहा था, हम शायद शुरू के 2-3 पार्टनर्स में से थे. फिर करते करते हम डेल के पार्टनर बने, हम HP के पार्टनर बने, और आज हम एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं फॉर ई-कॉमर्स. हम इनका ई-कॉमर्स मैनेज करते हैं पूरा. हमारे पास ये आज भी आपके साथ पार्टनर है? जी जी, हम आज HP के, डेल के, लिनोवो के पार्टनर हैं. और हम इनका ई-कॉमर्स थ्रू 22 साल 24 साल 24 नहीं, 98 से अगर आप जर्नी लें तो 26 ईयर्स हो चुके हैं. बिल्कुल हो चुके हैं. और आज भी जिसको मैंने पहला, मेरा जो कस्टमर था, जिसको मैंने अपनी पहली एप्सन की 2 LX300 की कार्ट्रिज बेची थी, आज भी मेरा उससे ताल्लुक़ है. तो इट्स हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. और मैं समझता हूँ मेरे मोर देन 1000 पाकिस्तान में डीलर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है पूरे पाकिस्तान में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. क्योंकि फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो अपना इंपोर्ट करते थे लैपटॉप, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे अक्रॉस पाकिस्तान. और वो आज तक आप चला रहे हैं? जी 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 जी. एंड देन अभी तक इस पूरे सिनेरियो में आपकी सबसे, कहता हूँ कि बिगेस्ट चैलेंज आपके पास क्या आया होगा? चैलेंज तो यार लेने में मज़ा आता है, क्योंकि जो जिसको हम चैलेंज कहते हैं आम ज़बान में, वो अपॉर्चुनिटी होती है. बेसिकली अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल. कि जो काम किसी ने नहीं किया वो आप कर गए तो आपका जैक है. तो जिसको हम आम ज़बान में, आम हालात में चैलेंज समझते हैं, वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है. तो हमने तो बहुत बड़े बड़े चैलेंज लिए. हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी गए. हमने ये प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर लैपटॉप्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए. हमने उस लेवल पे भी ऑपरेट किया. तो हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे काम किया. हम आज 3 सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, विच इज़ वन इज़ गवर्नमेंट, विच इज़ गवर्नमेंट को हम सप्लाईज देते हैं. दूसरा हमारा ई-कॉमर्स है. तीसरा हमारा जो है वो B2B है, जो कि डीलर्स हैं, उनको हम सामान देते हैं. इसमें एक पॉइंट है कि आप अपने प्रिंटर की जर्नी से घर, प्रिंटर भी एक अपडेट होता रहा. मुझे याद है कि पहले वो एक पेपर था, फिर राउंडिंग हो गया, फिर अब वो डुअल सिस्टम आ गया, अब तो वाईफाई सिस्टम आ गया. तो आप अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हैं? अच्छा, हमने ऐसे अपडेट किया कि हमें 2002-3 में ये बात समझ आनी शुरू हो गई थी कि दुनिया जा रही है पेपरलेस सोसाइटी की तरफ. और 19 हमारी जो जर्नी प्रिंटिंग की स्टार्ट हुई, वो हुई अप्रॉक्सीमेटली 2000 के पास, मतलब उसके अराउंड कहीं. तो 2-3 साल में हमें ये आइडिया हो गया था कि ये चलेगा तो सही, और हमारे मुल्क में तो चलेगा बिकॉज यहाँ पर लिटरेसी रेट उस तरह का नहीं है. लेकिन ग्लोबली ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक ही होना है, क्योंकि लोग पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं. जिस तरह आज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो आप प्रिंट क्यों करोगे? ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें अब प्रिंट नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे वेरीफाई होके PDF आपके पास पड़ा हुआ होता है. तो मैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कहता हूँ कि जो कि अगर आज भी आप वॉल्यूम ऑफ बिजनेस देखेंगे तो शायद पाकिस्तान में बड़ा हो ओवर द ईयर्स, और आगे भी बढ़ने के चांस हो, क्योंकि हमारी ये लिटरेसी उस लेवल पे नहीं है और पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ी है. बट मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने पाकिस्तान सेंट्रिक होकर बिजनेस नहीं करना, मैंने ग्लोबल सेंट्रिक होकर बिजनेस करना है. तो उस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने प्रिंटिंग को छोड़ के मैंने फोकस करना है लैपटॉप को. अब लैपटॉप एक्चुअली था क्या? लैपटॉप 2 चीज़, या PC क्या था? PC एक्चुअली 2 प्रोडक्ट्स का बाय प्रोडक्ट था. टाइपराइटर और कैलकुलेटर का जो कन्वर्जन था वो लैपटॉप था. ठीक है ना. और एक और चीज़ मुझे बड़ी अर्ली समझ आ गई थी कि जो साइज़ एक लैपटॉप, स्टैंडर्ड लैपटॉप का है, विच इज़ 14 इंच और 15.6, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इससे नीचे जाओ.
उसका रीज़न ये है कि एक ह्यूमन, जैसे ये मुझे बैठने के लिए इस तरह की चेयर चाहिए, एक साइज से नीचे मैं नहीं जा सकता। जैसे मोबाइल को हम छोटा करते गए लेकिन वो छोटे वाले फ़ोन कामयाब नहीं हुए। एक मिनिमम साइज आपको चाहिए जो कि इजीली ऑपरेटेबल ऑपरेट हो जाए। तो ये भी मुझे समझ आ गया कि लैपटॉप रिप्लेसेबल नहीं होगा, चाहे 100 साल लग जाए। कि लैपटॉप को आप रिप्लेस कैसे करोगे? कोई डिजिटल फॉर्मेट आ जाए तो समथिंग हो जाए, जो कुछ आ जाए, हार्डवेयर तो जो कुछ आ जाए, आपको एक ह्यूमनली अवेलेबल साइज पे एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि जिसका नाम शायद आप बदल दो, ठीक है, लेकिन आपको वो चाहिए होगा। सही है, क्योंकि 2 वर्जन है ना, एक GUI का वर्जन है जो आप स्क्रीन पे देखते हो। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ आपकी एबिलिटी ये भी बढ़ जाए कि आप ह्यूमन आई से अगर कोई GUI भी देखना शुरू कर दो किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्टिल आपको एक हार्डवेयर चाहिए जहां पर आप स्टोर करोगे या आप सेव करोगे या काम करोगे, तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी मुझे बहुत अर्ली आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ऐसा काम करना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान में प्रिंटिंग और 10 साल चले, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग हो। तो देन आई शिफ्टेड टूवर्ड्स लैपटॉप और मैंने उसको फोकस किया। और क्योंकि शुरू में कंपटीशन बहुत था, आपको चांस नहीं मिलता, तो हमने दुबई जाके अपना लैपटॉप मंगवाना स्टार्ट किया, जिससे हमें स्पेस मिली। और फिर हम जब लोकल मार्केट में मान ही गए तो फिर हमें लेनोवो ने पिक किया सबसे पहले, और वो हमें प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, अपना एजेंसी दी और हमने उधर काम स्टार्ट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक पोस्ट भी मैंने फेसबुक पे देखी थी, आप कुछ बता रहे थे कि सक्सेसफुल लोगों की ये 5 निशानियां हैं। मतलब आपके आने से पहले आपका प्रोफाइल, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे ना रिकॉर्डेड में बताएं कि वो क्या। तो मुझे वो बहुत अच्छी पोस्ट लगी थी वो आपकी, आप थोड़ा सा रिकॉल करवाएं। क्योंकि मैं बताता हूँ, उसमें हमने कहा था कि वो अच्छा खाना खाता है और वो अच्छी पॉजिटिव सोचता है और उसकी नज़र थोड़ी डिफरेंट होती है, समथिंग ऐसा था या इस तरह से कुछ था। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मुझे याद आ गया। देखिए, जो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, पहले तो दुनिया को डिफाइन कर लें। सही है। एक प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं और दूसरे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। आप दुनिया का कोई एक नाम बताएं जो कि बहुत नोन आदमी हो, कोई जिसको आप फॉलो करते हो या आप अच्छा मानते हो, कोई एक नाम बताएं। अभी तो ज़्यादातर ये इलॉन मस्क से बहुत ज़्यादा कोई भी आप एक नाम बताएं। क्यों आप इलॉन मस्क को अच्छा रेट करते हैं? क्योंकि अभी तो, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कोई एक नाम बता देना। अभी इलॉन मस्क लेते हैं जो सबको जनरल आराम से समझ में। इलॉन मस्क को क्यों आप हाई रेट करते हैं, मेरा आपसे सवाल। क्योंकि वो रिस्क टेकर बहुत बड़ा है ना, मतलब वो आसरा नहीं करते ना। आपके लिए क्या फ़ायदा है? फिलहाल तो कुछ नहीं, बस कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जो भी उसकी अपनी जर्नी, हम ये देखते हैं क्या दुनिया को उससे क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है। दुनिया को मींस कि अगर उसकी कोई बाय प्रोडक्ट आप टेस्ला यूज़ करते हैं या आप उसका स्टारलिंक का फ़ोन यूज़ करते हैं या स्पेसएक्स में आप कल को मून पे जाते हैं, आपको फ़ायदा है ना। अगर अभी आज भी पूछेंगे तो मुझे स्टीव जॉब ऐसा बंदा लगते हैं अभी भी, लेकिन वो डेथ हो गई है। तो मुझे लगता है कि यार वो बहुत क्रिएटिव थे। और वो क्योंकि आज भी उनकी कंपनी वैसे ही चल रही है, मरने के बाद भी, डेथ होने के बाद भी, कि कोई चीज़ नहीं हुई। तो ये यानी कि ये साबित हुआ कि दुनिया के जितने भी आप नाम ले लें, चाहे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ऐसा ही है। जब भी आप उनको हाई रेट करते हो, तो दुनिया जो है ना 2 लोगों में डिवाइडेड है, 2 तरह के लोगों में। एक है प्रॉब्लम क्रिएटर्स और एक है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हमेशा वैल्यू जो होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स की होती है। आम जिंदगी में भी आपके घर में कोई मसला हो जाए, आपके घर में एक ऐसा बंदा होता है जो हर एक की हेल्प करता है, बेलॉस हेल्प करता है, उसका कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन मोहल्ले में भी होता है, मोहल्ले में भी होता है। और वो क्यों होता है, उसकी वैल्यू क्यों होती है कि यार जब कोई बड़ा मसला आता है ना, हर बंदा उसके पीछे भागता है। क्यों भागता है? क्या रीजन होता है? क्योंकि उसका कोई गर्ज नहीं होता, वो अपने लिए नहीं कर रहा होता, लेकिन एक्चुअली वो अपनी वैल्यू बिल्ड कर रहा होता है। उसके वो उन सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस ले रहा होता है और एक्चुअली कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू बिल्ड कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा होता है, वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है, उसकी कोई एक अपनी जर्नी चल रही होती है। ऑन द पॉइंट तो वो आपका मसला सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आपका मसला हल कर रहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखोगे तो उसकी अपनी जर्नी ग्रोथ की है। तो वो जो मैं बात उसके अंदर पोस्ट में मैं कर रहा था, वो ये कर रहा था कि बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर हमेशा पॉजिटिव साइड देखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या चैलेंज आया, तो मैंने कहा जिसको आप चैलेंज कह रहे हो वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, कि जो कोई नहीं कर सका अगर मैं कर गया तो मैं जैक हूं, मेरा जैक लग गया, यू हिट द स्पॉट। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें आप, उसका सोल्यूशन दें और सस्टेनेबल सोल्यूशन दें। एक ऐसा सोल्यूशन दें जो कि प्रॉब्लम को मुस्तकिल तौर पे हल करे, टेम्परेरी तौर पे ना करे।
तो जो वही। ग्रोथ आती है हमेशा, जो सक्सेसफुल लोगों की ग्रोथ आती है, वो हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव साइड है क्या और उस तरफ लेके कैसे जाना है। सही है। वो सिर्फ आइडिया नहीं दे रहे होते, वो उसकी जर्नी भी बता रहे होते हैं। और एक चीज़ और भी इनकी अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो इनकी कोई रूटीन भी सेम होती है नहीं, क्योंकि जो डेली रूटीन होती है, तो आई वुड नो कि आपकी डेली रूटीन क्या है। ये अच्छा, मैंने जो देखा है, देखो डेली रूटीन वैरी कर सकती है उनकी जो हिस्ट्री है उसकी बेस पे। हर एक इंसान की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, वो जो जैसा होता है ना, अगर आज मैं ऐसा हूं ना तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ये एक इंसान एक दिन में या किसी के कहने पे ऐसा नहीं बन जाता, उसकी एक जर्नी होती है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसके साथ जो हालात पैदा हो रहे होते हैं वो उस तरह डेवलप कर रहा होता है। मैं डेली रूटीन पे तो मैं कहूँगा कि दो बिल्कुल ऑपोजिट डेली रूटीन के लोग भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और वो काम भी कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है एक जो रात को काम करता हो और एक जो दिन को काम करता हो, लेकिन दोनों के आइडियाज़ मैच कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि दोनों की जर्नी पीछे फ़र्क होती है, लेकिन वो एक कॉमन पॉइंट पे आके खड़े हो रहे होते हैं कि यार वी आर रेडी टू वर्क ऑन दिस पॉइंट। सो दिस कैन हैपन। बट इंसान का ना एक चीज़ उनमें बड़ी कॉमन होती है, वो हमेशा लर्न टू लर्न की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, वो अपनी ग्रोथ नहीं रोकते। एट एनी एज, एट एनी पॉइंट वो ये कहते हैं कि अगर आज मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है वो सीख के जाएं। वो वहाँ पर अपने आप को रोक नहीं लेते कि यार दिस इज़ द एंड पॉइंट, अब मैं इस पीक पे पहुँच गया हूँ। मतलब मैं आपको एक मिसाल कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने 1998 में सोचा था कि मेरे पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए भाई मुझे, वो मैंने 98 में सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया था, माशाल्लाह। इंक्लूडिंग शादी भी कर ली थी। ठीक है ना? ठीक है। तो वो सब कुछ अचीव हो गया, और ये मैं आज आपको कह रहा हूँ कि 2007 से 2013 तक मैं उसी वजह से स्लो भी हो गया। मैंने कुछ कोई नया कोई खास काम इन 6 सालों में किया ही नहीं, क्योंकि आपने कहा बस अचीव हो गया। नहीं, मैंने कहा इंसान लेट बैक हो जाता है ना, वो कहता है यार जो सोचा था वो तो मिल चुका है, सब कुछ हाथ में आ गया है, अब क्या करना है। लेकिन वो जो जिन्होंने आगे जाना होता है ना, उनकी एक क्वालिटी जो मैंने उस पोस्ट में भी बताई थी वो ये थी कि दे आर रेस्टलेस पीपल, उनको और आगे जाना है। मैं नहीं सरवाइव कर सका उस सिस्टम में जिसके अंदर मैं एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करूं। मैंने 5-6 साल करके देखा, लेकिन मैं ख़त्म हो गया उसके अंदर। चेंज आया है वापस 2013 के बाद से। फिर मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट द लास्ट पॉइंट, वी हैव टू गो फॉरवर्ड, और फिर हमने आगे स्टार्ट किया वापस जर्नी। ऐसी क्या पीस ऑफ एडवाइस आपको मिली देन आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ जो सेल्फ मेड लोग होते हैं जस्ट लाइक योर सेल्फ, उनकी वो किसी एक बंदे की बैक पे नहीं चल रहे होते, या उनके पीछे कोई एक बंदा नहीं होता, मल्टीपल लोग उनकी बैक पे खड़े होते हैं। और उसका रीज़न भी वो खुद होते हैं कि वो हर एक से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, हर एक को ओन करना चाहते हैं, और हर एक से बेहतर चीज़ निकालना चाहते हैं। अगर आप मुझसे कोई एक एडवाइस की बात करें तो कोई एक एडवाइस मुझे कभी किसी ने नहीं दी, टू बी ऑनेस्ट, कि जिस तरह होता है कि बच्चे को आप बिठा के कहें ये बेटा ये वाला काम ज़िंदगी में नहीं करना और तुम वो हो गए। हाँ, मल्टीपल वक्तों में, मल्टीपल हालात में, और उन हालात तो वाक़यात के मुताबिक लोगों ने ज़रूर मुझे गाइड किया। जिस चैलेंज में, जिस सिचुएशन में मैं गुजरा, उसके अंदर मुझे मुख्तलिफ लोगों ने बहुत कुछ गाइड किया। सवाल को चेंज करता हूँ मैं, एनीवन के कोई आता है यार दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया इन योर लाइफ इन द थ्रू आउट द। अच्छा, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो हम बहुत हाई क्वालिटी स्कूल जाते थे। हमें जो फ़ायदा हुआ मुझे और मेरे भाई को, जो कि मेरे साथ मेरे आईटी बिजनेस में भी है, और उसकी बहुत सपोर्ट रही मुझे, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ में बहुत पॉलिश हुआ मैं। मेरे भाई का बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरी ग्रोथ के अंदर। हमेशा आज तक हम साइड बाय साइड बैठते हैं और एक दूसरे से मशवरा करके काम करते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारी जो स्कूल की जर्नी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारा स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। हमने बहुत अच्छी तरह वो फेज़ गुजारा। हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस खान, शी वॉज़ अमेरिकन नेशनल, और हमारे जो उनके हस्बैंड थे वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, मिस्टर याया खान। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया, हमें बड़ा चैलेंजिंग माहौल दिया और उन चैलेंजेस को अबूर करना भी सिखाया।
आई स्टिल ओ टू देम कि उन्होंने जितना हम पे वर्कआउट किया. ओवरऑल स्कूल की जो लर्निंग थी, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत मिली. एट दैट टाइम इन 1997, कैन यू इमेजिन कि मैंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा, द हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, वो हमारे स्कूल आए और आई शुक हैंड्स विद हिम इन 1997. 1997. ठीक है. So he came to our school because our school was member of a community named as Duke of Edinburgh, and we were members. I was the member, and due to Duke of Edinburgh, we traveled a lot of spaces in Pakistan, including Mohenjo-daro, through our school. वो आपको पूरा का पूरा जी, they used to make us travel to different historical places. जो वो आपके सब्जेक्ट में होता था या फॉर द that was like visits for students to know them your history, और वो सारी historical places पे लेके जाते थे. And I was member of Duke of Edinburgh community. So I met many people like in the same year, like 98 में before his death, हकीम सईद साहब से मैं मिल चुका था उस वक्त तक. So exposure हमें बहुत अच्छा मिला स्कूल की वजह से. फिर हम इंटर स्कूल खेले, क्रिकेट खेले, हम इंटर स्कूल वॉलीबॉल खेले. तो ये जो एक्सपोजर मिला, ये मैं नहीं समझता कि मेरी सर्कल के और बच्चों को मिल रहा था उस वक्त. फिर मेरे वाले साहब ने मुझ पर बहुत मेहनत की. मुझे बाय वॉक वो मुझे टाइकोंडो के लिए लेके जाते थे. बाय वॉक वो मुझे क्रिकेट एकेडमी खिलाई उन्होंने. मैंने क्लब क्रिकेट खेली इसी 13-16 साल की उम्र तक. तो पॉइंट इस कि वो एक्सपोजर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि हर एक की जर्नी बड़ी डिफरेंट होती है. तो जब आपके अंदर वो थोड़ा सब कुछ आता है तो आप फिर वो तैयार होती है चीज़. बिल्कुल ऐसा ही है. और कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती. समझते हैं शायद कोई चीज़ एकदम से होगी. अभी आपने जैसे पूछा कि कोई एक एडवाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जर्नी को क्लिक करने में फारूक हमीद मेरे कज़न का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसने वो मुझे किक ऑफ किया. उसके बाद मैं अपनी जर्नी में चला गया, लेकिन वो बहुत बड़ा हाथ था. फिर रेहान भाई का बहुत बड़ा हाथ था. वो हमेशा बकअप करते रहते थे. उन्होंने मुझे मतलब वो ऐसी टिप्स देते थे कि जिससे दिमाग खुलता था, जिसको फिर मैं यूज़ करके पॉलिश करके आगे जाता था. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वर नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया. द वन क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ कि कोई ऐसा फेलियर जिससे आपने लर्न किया? क्या बहुत 2-3 बड़े फेलियर हुए. 2003 के अंदर हम घुस गए गवादर के अंदर प्रॉपर्टी बिजनेस में. ये तो आज भी चल रहा है. वो तो हर 10 साल में एक्टिवेट होता है. तो मैं सबको कहता हूँ, मैं रिसेंटली पॉडकास्ट की मैं सबको बताता हूँ कि ये हर 10 साल में एक्टिवेट होता है क्योंकि इसने कभी नहीं चलना. और ये वही कहानियां हर नई पौध को बताते हैं हर 10 साल के बाद. जो 2003 में एयरपोर्ट बनने वाला है. बिल्कुल. मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया ना एक बंदे के साथ. बिल्कुल. आई थिंक 15 डेज हुए होंगे उसको. बिल्कुल. तो वही वाली स्टोरी आपके साथ हुई होगी कि पॉडकास्ट बन रहा है. तो बताएं सर, फेलियर बताएं. तो फेलियर ये हुआ कि हमने 3 साल बहुत अच्छा काम किया और फिर हमें उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला जब चीज़ें ड्रॉप हुई. तो वो हमने टाइम देखा, फिर हम गवादर से बाहर आ गए. फिर दूसरा फेलियर जो था वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसके अंदर हम घुसे और वो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ गए जो दोनों जगह पे, जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि यू नीड टू फाइंड राइट पार्टनर्स. अगर आपके पार्टनर्स अच्छे नहीं हैं तो वो आपको हमेशा फंसाएंगे. और अगर मैं उसकी लर्निंग बताऊं तो दोनों जगह पे जो प्रॉब्लम आया वो किसी और की वजह से नहीं, आपके अपने पार्टनर्स की वजह से ही आया. जब वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं तो आप हमेशा प्रॉब्लम में आते हो. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका, लेकिन अगर मैं देखा जाए तो आपका तो एक साइड तो आपके, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपने यही नहीं पूछा कि आप कर क्या कह रहे हैं. नहीं देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन हुई कि आपने मुझे शुरू में बताया कि आप एक वेंडर की दुनिया में, दैट वाज द सेफ साइड, एंड देन आप स्विच करें कि आप मैं यहाँ फंस गया था. मैं पैरेलल गया था प्रॉपर्टी बिजनेस. वो अपनी जगह चल रहा था, वो अपनी जगह चल रहा था. दैट वाज योर सेकंड जर्नी. यस. हाँ, तो दैट्स व्हाई मैं कंफ्यूज हो गया था कि आपने कहा मैं वो चल रहा था, फिर आपने कहा मैं 3 साल पहले वहाँ गया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. यार जर्नी तो नहीं, ये जर्नी अपनी जगह से नहीं हिली. जो आईटी हार्डवेयर की जर्नी है ना, वो अपनी जगह से नहीं हिली. वो फर्स्ट जर्नी है और वो हमेशा, वो आज भी है और वो हमेशा रहेगी. एंड देन यू ट्राई टू इम्प्रूव किया, चले
हम सेकंड जर्नी स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो hpshop.pk HP का ऑफिशियल स्टोर है वो हमारी कंपनी रन करती है, बिल्कुल। इसी तरह dellshop.pk, इसी तरह lenovoshop.pk वो भी हमारी कंपनी रन आप ही की करती है। जी कंपनी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हम अलीबाबा के टियर 1 पार्टनर हैं, हम उनके साथ ही अलीबाबा के साथ भी तो दिया करें। जी बिल्कुल, डिस्काउंट्स आते हैं और टाइम टू टाइम आते हैं, उसकी एक साइकिल होती है, किस वक्त डिस्काउंट्स आने, किस वक्त चीज़ें हैं। आज की तारीख में भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, वो हम बात करते हैं उसके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट्स नहीं होते, डिस्काउंट्स बिल्कुल आते हैं। एक जर्नी होती है रिटेलिंग की ना, कि किस वक्त आपने ऑफर करनी है। मैं बता रहा था हम अलीबाबा के भी टियर 1 पार्टनर हैं। हम अलीबाबा के साथ पाकिस्तान में कंप्यूटिंग कैटेगरी में हाईएस्ट लेवल पे काम करते हैं और उधर भी हम बल्क सेल्स ही करते हैं। ठीक है जी। वो गवादर रह गया ना बीच में? गवादर मैंने आपको बताया कि वो 2003 से 2007 तक की वो पैरेलल जर्नी साथ चली है। ये चली। उसके बाद अब 3 साल पहले गवादर में जो आपका फेलियर था, उसी वक्त था, 2007 में ही था वो 2007 के अंदर 2007 के अंदर ही था। आपने कहा था 2-3 फेलियर्स है मेरे। तो दूसरा फेलियर मैंने आपको बताया जो हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में घुस गए थे, और जो लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं। जी उस प्रोजेक्ट के अंदर भी फेलियर आया, और कोई मतलब फेलियर तो नहीं आया बट चैलेंज आया। लेकिन मैं बता ये रहा था कि यू नीड टू फाइंड गुड पार्टनर्स। दोनों गवादर के अंदर भी और जो गवर्नमेंट उसके अंदर भी जो हमें प्रॉब्लम आता है या चैलेंज आता है, वो आता है कि जब आपके पार्टनर्स के साथ ही इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, जब वहीं पर प्रॉब्लम, आपके इंटरनल ही प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आप करने जाते हैं ना, वो इंडिविजुअल नहीं होते, उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जेवी के ऊपर होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, 2 या 3 कंपनीज मिल के करती हैं। मतलब ये इट्स अ नॉर्म। आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह के होंगे, और उसी में अगर पार्टनर्स के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर वो चैलेंज बन जाता है, और फिर वो रिजॉल्व बड़ी मुश्किल से जाके होता है। तो अभी भी वो पेंडिंग रेजोल्यूशंस हैं सारी, और वो आपको फाइट करनी पड़ती है ड्यूरिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। जब आप बड़ा काम करते हो तो बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो आपको फिर फाइट करके निकलना पड़ता है। कोई ऐसा स्किल जो आप आज भी सोचते हो कि मुझे ये वाला स्किल तो सीखना ही सीखना है? अच्छा, आपने मेरी एजुकेशन के बारे में बात नहीं की। चलें एजुकेशन का सवाल करते हैं। फिर मैं आता हूँ कि मैं क्या स्किल सेट कर लेते हैं। तो हुआ ये था, सवाल करूँ या फिर आप बता देंगे? हाँ नहीं, आपने ये पूछा ना कि स्किल कौन सी रह गई है, तो फिर मैं एजुकेशन पे आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, हुआ ये कि मैंने प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल से मैट्रिकुलेट किया। उसके बाद मुझे DHA कॉलेज से मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि आप हमारे कॉलेज में आ जाएं, क्योंकि मेरा 86% आया था बोर्ड के अंदर, एंड आई टॉप्ड इन केमिस्ट्री। तो उन्होंने कहा आप आएंगे तो हम आपको एक सम ऑफ फीस भी देंगे कि आप हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। बट माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड मी टू DJ कॉलेज, विच वॉज सपोज टू बी इन देयर ओपिनियन गवर्नमेंट कॉलेज, विच वॉज वेरी हाई रैंक्ड, क्योंकि कदीर खान और अब्दुल कदीर खान और ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के सारे निकले थे, और तुम्हें प्री इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए। हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था प्री इंजीनियरिंग में, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ मैं टोटल ज़िंदगी में 7 से 8 दिन गया हूँगा, उसके अलावा मैं नहीं गया, क्योंकि वहाँ के जो हालात थे, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा था, मैं वहाँ सस्टेन नहीं कर सका। तो मैंने पैरेलल स्टार्ट कर दिया, मैंने डिप्लोमा इन IT स्टार्ट कर दिया सिंह टेक्निकल बोर्ड से। तो मैं इंटरमीडिएट प्राइवेटली पढ़ रहा था, कॉलेज जाता नहीं था। सुबह में मैं डिप्लोमा करता था। वो डिप्लोमा की जर्नी भी 2 साल की थी, इंटरमीडिएट की भी थी। खैर, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। अब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करना चाह रहा था कंप्यूटर साइंसेज में। मेरा उस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी में, मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया सब जगह हो गया, तो मैंने सेलेक्ट किया बहरिया यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो उसका जो इन्वायरमेंट था वो बड़ा उस वक्त के हिसाब से, आज तो वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, एक यूनिवर्सिटी की तरह हो गया है। उस वक्त यूनिफॉर्म होता था यूनिवर्सिटी में, और सारा नेवल कैडेट प्रोटोकॉल फॉलो होता था। तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था। तो मैंने कहा यार यहाँ से पढ़ते हैं, एंड इट वॉज नियर माई हाउस एज वेल। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एक सेमेस्टर के अंदर बाद मेरा रिज़ल्ट आया इंटरमीडिएट का, जिसके अंदर मुझे मैथ्स के अंदर फेल कर दिया गया, और मैथ्स के अंदर भी 2 मार्क्स दिए गए। मैंने कहा यार दिस इज़ पॉसिबल के, अच्छा 33 पासिंग मार्क्स होते थे, 33 जी। तो मैंने कहा दिस इज़ पॉसिबल के 60-70 मार्क्स नहीं आते, मेरे आते 30, 40, 50 कम आते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 मार्क्स से फेल हूँ। तो एट दैट एज मुझे अल्लाह ने मौका दिया, और मैं उस वक्त के तमाम पॉलिटिशियन से मिला। मुशर्रफ साहब का दौर था, और उन्होंने मुझे एक्सेस करवा दिया मेरे पेपर का। मतलब मैं बोर्ड पहुंच गया उन पॉलिटिशियंस के थ्रू,
और उन्होंने मुझे पेपर सामने रखा, तो मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, किसी ने मेरे पूरे पेपर पे कैंसिल 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 लिख दिया। और वो आपको पता है कि पेपर के दौरान क्या होता है, जिसकी वजह अगर आप वो काम ना करो तो आपके साथ ये हो जाता है। तो आई वॉज अ विक्टिम। सो ड्यू टू दैट मुझे बहरिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको, क्योंकि इंटरमीडिएट क्लियर नहीं है, आप जाएं सप्ली दें और वापस आएं। मैंने उनको बड़ा प्रूफ करने की कोशिश की कि पहले सेमेस्टर में मैंने एडवांस कैलकुलस में यूनिवर्सिटी में ए मारा है, तो जिसने इंटरमीडिएट की मैथ्स ना पढ़ी हो, जो बेसिक कैलकुलस है, वो मार सकता है, जिसमें 33 मार्क्स ही बेसिक कैलकुलस के होते हैं। मैंने बड़ा उनको लॉजिकली प्रूफ करने कि मुझे आप निकाले नहीं, मैं सप्ली दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो प्रोटोकॉल फॉलो करना। उन्होंने निकाल दिया। अल्लाह की लक होती है चीज़ों की। हुआ ये कि 9/11 हो गया और आईटी बूम की हवा निकल गई इसी दौरान, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है। मैं वापस गया, मैंने पेपर दिया वापस, मैं पास होके वापस आया। वापस आके मैंने री एडमिशन अप्लाई किया, मुझे प्रायोरिटी पे मेरा एडमिशन भी हो गया। उन्होंने कहा कि आप डिज़र्व करते हैं और आपके साथ एक अनफॉर्चुनेट, हम आपको पहले प्रायोरिटी देंगे। और प्लस उन्होंने एक और भी ऑफर दी कि जो आपने वंस फर्स्ट सेमेस्टर पास किया हुआ है ना, आप आगे सेकंड सेमेस्टर से ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी, लेकिन बाय दैट टाइम मैं इतना डिसहार्ट हो चुका था कि मैंने कहा मैंने ये नहीं करना। और वो जो 6-8 महीने थे जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर रहा, तो मैंने अपने आप को, कि मैं मेंटली बहुत डिसहार्ट हो चुका था, तो मैंने अपने आप को बिजी करने के लिए मैंने बिजनेस में टाइम ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिजनेस तो मेरा चल रहा था बहुत पहले से, मैंने उसमें टाइम ज़्यादा लगाया। तो अल्लाह पाक की तरफ से मुझे ग्रोथ इतनी हुई कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग का बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो बंदा ही बिजनेस का हूँ। मुझसे तो आप बिजनेस में कोई काम करवा ले, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, मैं इंजीनियरिंग में तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तो अल्लाह ने मुझे वहाँ से निकाला और मैं लैंड कर गया बीबीए में। एंड देन मूव करे आप बीबीए? मैं बीबीए में मूव किया और वहाँ मैं कर रहा था बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंसेस, और मैं मूव कर गया बीबीए में। एंड देन आई डिड 4 year बैचलर्स ऑनर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एंड देन आई डिड एमफिल इन सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग। राइट, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग में एमबीए। फिर आपने उसमें क्या? एमबीए किया और उसके बाद दूसरा एमबीए किया, फिर एमफिल किया। एमफिल भी आपने सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग में? जी, सप्लाई चेन मार्केटिंग में किया। और यूनिवर्सिटी उसकी कौन सी थी? इकरा यूनिवर्सिटी से आपने किया है? यस। और मैं वाहिद बंदा था, नॉर्मली 14 से 18 कोर्सेज होते हैं एक एमबीए की डिग्री में। आई डिड 74 कोर्सेज इन इकरा यूनिवर्सिटी। 74 कोर्सेज। मैंने फाइनेंस को छोड़ के जितने कोर्सेज अवेलेबल थे, एचआर के, फला के, मैं वो लेता था। उसका रीज़न ये था, मैं तो वहाँ जाता था एज अ क्लब इंजॉयमेंट के लिए, कि मैं अपने पीयर्स के साथ अटैच रहूं जो मेरी एज ग्रुप है। ठीक है। मैं वहाँ, मेरा मकसद ही कुछ और होता था। मुझे कोई नौकरी चाहिए नहीं थी। लोग अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहे होते हैं, अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए पढ़ रहे होते हैं। मैं तो वहाँ जाता था अपने पीयर्स के साथ रहने के लिए, अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए। तो मैंने 74 कोर्सेज किए वहाँ पे, और मैंने उन 74 कोर्सेज में एक भी फाइनेंस का कोर्स नहीं किया। लेकिन विदाउट फाइनेंस वो जाने नहीं देंगे ना आपको, कहीं ना कहीं तो आपको बेसिक फाइनेंस तो हो गए थे ना, वो तो बेसिक वाले हो गए थे, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते थे ना, वो मैंने फाइनेंस। तो जो आपका सवाल था कि आप कोई एक स्किल बताएं, तो आई एम वीकेस्ट इन फाइनेंस। जो मेरे अंदर स्किल नहीं है वो फाइनेंस का स्किल नहीं है। और आपको बात बताऊं मजे की, मैंने देखा जितने बिजनेसमैन है ना, हाँ, उनके साथ ये सबका मसला यही है। उनको पैसे देंगे ना तो वो गिन भी नहीं पाते, बोलते यार ये नहीं हो पाएगा, आप जो है या तो अकाउंट में कर दें कुछ। अच्छा नहीं, मेरा ये वाला सीन नहीं है कि मैं गिन नहीं पाऊंगा या मैनेज नहीं कर सकता। मैं फाइनेंस का वो स्किल सेट, जिस तरह मैंने मार्केटिंग का, सप्लाई चेन का, एचआर का, बीपीआर का, ये जो सारे मैंने पढ़े हुए हैं, जिस लेवल के मैंने कोर्सेज पढ़े हुए हैं, मैं उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं ले सकता। मुझसे नहीं हजम होती, मुझे समझ ही नहीं आती। वो जो स्किल सेट चाहिए ना एक इंटरनेशनल लेवल वाला, वो इंटरनेशनल लेवल का स्किल सेट नहीं है मेरे पास। ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक यार। मैं उसको अपनी वीकनेस समझता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके मैं इस पे बैठता हूँ, तो मैं अपने आप को वीक सब कंसिडर करता हूँ उस पैरामीटर के अंदर।
चलें इसके अंदर एक सवाल, Although my bachelor's is in finance. सवाल निकलता है, वो ये निकलता है कि स्ट्रेस होता होगा आपको इसकी वजह से थोड़ा सा, या जनरल लाइफ में स्ट्रेस यार ये इसी तरह की चीज़ है कि जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ें। मुझे बिजनेस में समझने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप मुझे कोई बात कहें, मुझे 2 मिनट में मैं पिक कर लूँगा ये। ठीक है। तो ये इंसान की नेचुरल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट दी होती है जो वो फौरन ठक करके कर लेता है। नहीं, इस पे जैसे कभी कभार आपको स्ट्रेस आता है, एज अ बिजनेसमैन आपको स्ट्रेस आता है, कभी परेशानी होती है, तो हाँ आप उसको कैसे मैनेज करते हो, हैंडल कैसे करते हैं? यार क्योंकि मैं इतनी मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम कर रहा होता हूँ एट द सेम टाइम कि मुझे स्ट्रेस हैंडलिंग शायद मैं समझता हूँ कि मुझे वो बहुत बेहतर आती है। मैं उसको मैनेज करना सीख गया हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मुझे वो स्ट्रेस, जिसको आप स्ट्रेस कहते हो, मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लगती है कि हाँ अपने आप को पेस अप इतना करना है कि एक साथ आपने 3-4 लेवल्स पे स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अल्लाह पाक, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई से कि एक्चुअली काम क्या है? काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैलेंज आएगा, कहीं ब्लॉकेज आएगा, कहीं बॉटल नेक आएगा, आपने वो बॉटल नेक निकालना है, आपने कोर हटाना है वहाँ से, कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उस कोर को सॉल्व करोगे तो सब कुछ सॉल्व, पूरी चेन सॉल्व हो जाएगी, सब सेफ हो जाएगा। यस। तो सफ़ीर भाई सवाल मेरा ये है कि कभी कभार ना कोई नुकसान हो जाता है या कभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? अच्छा देखो, हर एक का अपना अपना मेथड होता है। मैं क्या करता हूँ, देखो अगर आप जैसे आप फाइल रिकॉर्ड कर रहे थे ना, आपने उसको 30 मिनट्स पे जाके सेव कर लिया 35-30 ताकि वो एक जगह एक चीज़ सिक्योर हो जाए। इसका मेरा इंटरनल प्रोसेस ये है कि अगर कोई सेटबैक आता है ना, मैं इस कहता हूँ रीबूट एंड रीस्टार्ट। यानी कि मैं ये कहता हूँ जो नुकसान हुआ हो गया ना, आज से मैं ज़ीरो से वापस, मैं अपने जहन में आ जाता हूँ कि मैं ज़ीरो से एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि एक्चुअली मैंने अगर 100 पे पहुँचना है तो मैं 50 पे खड़ा होता हूँ, लेकिन जब मैं अब ज़ीरो से वापस स्टार्ट करता हूँ, मेरा पूरा बैगेज निकल जाता है जहन से कि क्या सेटबैक हुआ है, क्योंकि मेरा तो आज फर्स्ट डे होता है। ठीक है। तो मैं माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो इसकी ये टेक्निक होती है कि जब भी कोई सेटबैक आए ना, आप ज़ीरो पे ले आओ अपने आप को, और फिर जो कुछ आपके टेबल पे रखा हुआ होगा ना, आपको लगेगा ये तो बहुत कुछ है यार मेरे पास, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। सही, यानी कि यू अज्यूम के जब मैंने काम शुरू किया था तो आज जैसे 50 लाख रुपए का बिजनेस है, एक अज्यूम कर। देखिए मैंने जब काम शुरू किया था ना, मैंने 40,000 रुपए से काम शुरू किया था। एंड देन अगर मेरे पास आज कुछ सेटबैक आता है तो आज तो मैं 40,000 रुपए नहीं हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि पहले तो मैंने 40,000 की जर्नी ली थी, और अगर आज मैं 4 लाख पे हूँ तो भाई ये तो 4 लाख तो बहुत आसान है। तो आपके लिए वो वही काम जिसको आप बहुत मुश्किल समझ रहे होते हैं वो आसान हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स व्हाट यू शुड डू, क्योंकि व्हेन यू रीस्टार्ट एंड रीबूट, आपकी जर्नी, आपको वो जो लेंथ ऑफ द जर्नी है ना वो खत्म हो जाती है। एक जर्नी खत्म हो गई कि 0 से 50 तक पहुंच गए, अब तो आपने 50 से 100 पहुंचना है ना, तो वो ईजी हो जाता है। दैट्स व्हाट यू कॉल लैप, कि आप 4 लैप्स में वो काम कर लें जो आपका एक लैप में नहीं हो पा रहा। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि आजकल हम देखते हैं कि जो लोग हैं ना यहाँ पे आजकल वो फेसबुक पे नेटवर्किंग करते हैं या इंस्टाग्राम है, तो व्हाट डू यू थिंक कि सोशल नेटवर्क यानी कि फिजिकली नेटवर्क जिसको मैं कहता हूँ, आज के दौर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा देखो, माई जर्नी हैज़ बीन नाउ 25 ईयर्स लॉन्ग, मोर देन 25 ईयर्स लॉन्ग। बिल्कुल सोशल, आपको नए कनेक्शन, मुझे आप कैसे मिले हो? आप मुझे सोशल से ही तो मिले हो, सोशल से मिले, ठीक है ना। मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपने आज बताया कि आप क्या करते हो, व्हाट यू आर मेड ऑफ, ठीक है ना। आप मुझे नहीं जानते, आज आप मुझे जान रहे हो। तो वो जो लिंक करने का काम है वो तो सोशल से हो जाता है, लेकिन उसको फिर सस्टेनेबल बनाने का काम ना वो ऑफलाइन होता है, फिजिकली। देखो आपको लिंक तो सोशल मीडिया ने कर दिया ना मुझसे, आपकी प्रोफाइल आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब मैं इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे, मुझे तो 4 अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं आपसे मिलने के बाद। मतलब यू आर द पर्सन जिसको सिलिकॉन वैली में बैठा होना चाहिए, जो काम आप कर रहे हो। तो मुझे तो मिलके आपका पूरा पैरामीटर ही चेंज हो गया। मैं तो इस जहन से आया था कि आप एक पॉडकास्ट करोगे, आप एक अच्छा पॉडकास्ट करते हो, दैट्स ऑल। लेकिन मेरी रिलेशनशिप का जो मैंने अपना जो स्केल था उसको चेंज कर दिया आपसे मिलने के बाद। तो वो जो सस्टेनेबिलिटी आती है ना, वो आती है ऑफलाइन। सोशल मीडिया आपको कनेक्ट करा देता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दे देता है जो अगर सोशल मीडिया ना होता मैं आपको पहुंच भी नहीं पाता आप तक। हाँ, कनेक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू डू इट। इट्स अ बैलेंस ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन।
हमें दोनों लेके चलना पड़ेगा। 100%. यानी कि दोनों लेके चलेंगे तो दैट्स वुड बी द गुड। 100%. आप अपने आप को नेक्स्ट एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन, नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, जो मेजर ग्रोथ हुई है लास्ट 2 to 3 years में वो मैं बताता हूँ. आई एम ऑल्सो, वी आर इनटू कंसल्टेंसी बिजनेस. वी आर कंसल्टेंट्स फॉर 3 to 4 brands in Pakistan. One of the major brands is China's number 1 and world number 2 brand in computer peripheral and accessories, which is Rapu. I represent Rapu in Pakistan. We manage their business, complete business in Pakistan. Other achievement is कि पाकिस्तान का ये पहला ब्रांड बना है कंप्यूटर पेरिफेरल्स का जो कि मास मीडिया टीवी स्क्रीन तक पहुंच गया है. इसकी एडवर्टाइजिंग जो है वो टीवी स्क्रीन पे हुई है और वर्ल्ड कप के दौरान पीटीवी पे हुई है. सो दिस इज़ वन ऑफ आवर अचीवमेंट्स जो हमने की है. फिर इसके साथ साथ आई एम द एम्बेसडर फॉर सऊदी ब्रिज, विच इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस फहद अल सऊद, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ सऊदी ब्रिज फॉर कराची पाकिस्तान. आप saudibridge.org पे जाएं, विच इज़ अ सऊदी इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म. जो प्रिंस फहद हैं, he happens to be first cousin of His Royal Highness Mohammed bin Salman, so I represent that. I'm also coordinator for Global Entrepreneurship Network, which is a US-backed network which operates in 170 countries, supported by US embassies and consulates all over the world. उसका basic काम ये है कि best ideas को globally outreach देना, and along with that, Jen also collaborates with ABC, which is American Business Council. American Business Council के जितने brand हैं उनको पाकिस्तान के अंदर promote करना. So that is also one of the tasks what we do in Pakistan. Apart from that, my company Indus Office Automation is partners with Ijad Labs, which is one of the biggest networking source in Pakistan. हम उनके साथ पार्टनरशिप में यहाँ से लोगों को बाहर लेके जाते हैं, उनको विजिट कराते हैं, जिसमें मैं आपको भी इनवाइट कर रहा था कि आप हमारे साथ सिलिकॉन वैली चलें और फेसबुक, मेटा, गूगल, इन सब के ऑफिसेज स्टैनफोर्ड को विजिट करें, वहाँ पर वर्कशॉप्स अटेंड करें. यू आर द राइट person to represent Pakistan on that platform. Inshallah. So that also we do. We are also partners with Future Fest, which is one of the largest technology expo in Pakistan. Pakistan is about to become the largest knowledge economy in the world by 2030 because हमारी median is 23 है. Right now we have the fifth largest population. It's the third largest English speaking population, and we will eventually become the third largest knowledge economy by 2032. So उसको capitalize करना is my next target, कि वो जो 2032 तक पाकिस्तान will be the third largest knowledge economy, उसको मैं capitalize करूँ अपने business के अंदर. That's what my goal is. इतने सारे गोल हैं कि कैसे मेंटेन, इसमें तो कैसे मेंटेन करते हैं कि आप इजाद लैब के साथ भी हैं, आप सऊदीया के कनेक्शंस के साथ भी हैं, फिर आपके अपने बिजनेसेस भी हैं. बिल्कुल. देन हाउ यू आर बैलेंसिंग योर, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, फिर फैमिली लाइफ है उसको कैसे बैलेंस करना है? अच्छा देखें, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप ओवर द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करते हैं. इसमें जिस तरह मैंने आपको एक टेक्निक बताई, जब सेटबैक आए तो आप जीरो पे आ जाओ, रीस्टार्ट एंड रीबूट. जैसे आप सिस्टम को रीबूट करते हैं ना, वो वापस से फ्रेश विंडोज लोड करता है, ठीक है जी, और वो फिर अपनी वो जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं, ग्लिचेस आ रहे होते हैं, उनको रिमूव कर देता है. तो इसी तरह जब आप रीस्टार्ट एंड रीबूट करते हैं तो आप उसको वो कर देते हैं. सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, जब आपने भी सवाल क्या था? मैंने कहा जब इतनी बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं फैमिली लाइफ, तो उसके अंदर एक और टेक्निक है which you should follow, when everyone should follow, कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हो ना, आपका फोकस बहुत अल्टीमेट होना चाहिए. कि अगर मैं 1 घंटा इस वक्त आपके साथ हूँ और 1 घंटे बाद मेरा कोई दूसरा, तो आपकी ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उस वक्त उस चीज़ का फोकस हो. नॉर्मली लोगों में क्या होता है, जो मेरे अंदर भी था, और मैंने बड़ी मुश्किल से इस पे काम करके इसको वो किया है, कि जो काम कर रहे हो वो इतने फोकस से करो कि दूसरे काम का उस वक्त आप समझो कि आपके पास इसके अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है लाइफ में, तो आपका वो फोकस आता है. और जब वो फोकस आता है तो आप उसके अंदर एक्सेलेंस पे बिल्ड करते हो, एक्सेलेंस पे चले जाते हो. लेकिन अगर वो फोकस नहीं है आपके अंदर, तो आप ये इतने सारे काम नहीं कर सकते. लाइफ और फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ भी बैलेंस इसी तरह होती है कि अगर आपने 5 दिन दिए हैं काम को, तो आप पूरी जान लगा के उन 5 दिन उनको दो, लेकिन बाकी के 2 दिन 3 दिन जो हैं वो मैनेज इस तरह करो कि उनको लगे कि आपका फोकस वही है, आपके पास कुछ और नहीं है. तो वो क्वालिटी टाइम मिलता है, चाहे काम को, चाहे किसी प्रोजेक्ट को, चाहे किसी एक टास्क को. वो क्वालिटी जब टाइम मिलता है ना, दिन के 12 घंटे का नॉन क्वालिटी टाइम से बेहतर है आप 2 घंटे किसी एक टास्क को क्वालिटी टाइम दे दो, जिसमें आपका फोकस और एनर्जी उस एक टास्क पे या एक प्रॉब्लम पे
पूरी एग्जर्ट हो रही हो। अच्छा सफ़ीर भाई, पूरा काम करते रहते जर्नी आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक तो आया होगा, बहुत जगह आपको आता है। मिला, उसको आपने कैसे हैंडल किया? अच्छा, एक टाइम आता है, जब आप एक टाइम होता है आपकी ज़िंदगी में जिस वक्त आपका हर डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर एक टाइम आता है कि आपका हर डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि ठीक है यार, लोग तो कहते हैं, मैं मैनेज कर लूँगा, उनको मैं ये जवाब दे दूँगा। उसके बाद एक और टाइम आता है, तो जब आप कहते हैं कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा लोगों को, तो अब वो टाइम आ चुका है कि अब लोगों के कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने कोर पे ठीक हूँ, अगर मेरा कोर ठीक है, मेरी बेस ठीक है, मेरी इंटेंशन ठीक है, मेरी नीयत ठीक है और मेरी डायरेक्शन ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव के दूसरा क्या बोल रहा है, डैम केयर। आई एम हैप्पी दैट ही इज स्पेंडिंग हिज टाइम थिंकिंग अबाउट मी। मैं नहीं सोचना चाहता उसके बारे में, चाहे वो अच्छा सोच रहा है चाहे वो बुरा सोच रहा है। अगर किसी के पास इतना फारिग टाइम है कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो आई एम थैंकफुल कि यार तुम मेरे पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं तुम पे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें करने को और मुझे वो अचीव करनी है। और अपना फोकस आप बिल्कुल 100% रखते हैं। जब जब आप जो चीज़ कर रहे हो ना, आपका फोकस 100% उधर होगा, तो आपको वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी, उस टाइम का क्वालिटी एंजॉयमेंट मिलेगी। अच्छा सफ़ीर भाई, इन द स्टार्टिंग यू सेड दैट हम जैन में कोई काम करते हैं। एग्जैक्टली आई वांटेड टू नो कि व्हाट इज़ द ये जैन क्या है और ये करती क्या है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन? ओके, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, जैन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। ये एंटरप्रेन्योरल बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड है। 170 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, यूएस बैक्ड है, सपोर्टेड बाय यूएस एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स है इन 170 कंट्रीज। इसका कोर काम क्या है? दुनिया के बेस्ट आइडियाज़ को ग्लोबल लेवल पे आउटरीच देना, उनके लिए वीसी फंडिंग अरेंज करना, उनके लिए उनको स्टैब्लिश करवाना। दैट्स व्हाट जैन डज। ये पाकिस्तान में भी है? बिल्कुल, पाकिस्तान में, एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर, ऑनरी कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस फॉर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। वेरी रिसेंटली वी ऑल्सो साइंड अ पार्टनरशिप विद एस्ट्रेटेक विच इज़ एट नेस्टीपी, जो हमने वहाँ पर साइन किया। अब उनके साथ भी हम करेंगे और मुख्तलिफ और पार्टनरशिप्स भी आ रही हैं, इंक्लूडिंग NICs एंड एवरी इग्नाइट एंड एवरी वन। So that's what Gen does. Gen is also partner with ABC, which is American Business Council, and they also support bringing American brands to Pakistan and anywhere else in the world. So that's the brief introduction of what Gen does. फिर इसका Gen का एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड कप होता है, जिसका पहले नेशनल लेवल चैम्पियनशिप होती है, फिर नेशनल लेवल पे जो जीतता है फिर हम उसको भेजते हैं ग्लोबल वर्ल्ड कप के ऊपर, जिसमें वो तकरीबन $50,000 के प्राइस मनी जीतता है जो भी स्टार्टअप जाता है। So that's the activity of तो एग्जैक्टली मिशन जो मुझे है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ। हम जो एक स्टार्टअप देखते हैं इंडिया के स्टार्टअप, इज दिस समथिंग लाइक दैट कि जैसे कि अब उनका जो आइडिया था वो भी पिच ही वहीं कर रहे होते हैं इस तरह से? अच्छा, देखें, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। एक तो कंपटीशन है, वो तो कंपटीशन तो कहीं पर भी होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे भी होगा, वो इसी तरह होगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप उस कंपटीशन कराने पे आपको सपोर्ट करता है कि वो आप कंपटीशन नेशनल लेवल पे कराएं और जो उसमें से जीते उसको फिर ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। लेकिन ये एक कम्युनिटी बेस्ड है, जिसके अंदर जब आप उस एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, तो आपको एक सर्टेन नेटवर्किंग की ज़रूरत होगी विद इन दैट कम्युनिटी। तो वो ये कम्युनिटी बिल्डअप करता है ताकि वो इकोसिस्टम बने उस कंट्री के अंदर। Inshallah, we are in plan to bring 3 centers of global entrepreneurship, one in Lahore, one in Karachi and one in Islamabad, जहाँ पर हम अपने पूरे प्रोग्राम्स को रन करेंगे। फर्स्ट एग्जैक्टली प्रोग्राम किस तरह के होंगे इसमें तकरीबन? अच्छा, प्रोग्राम की डिटेल के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा genglobal.org। इधर आप जाएंगे तो इधर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो कि एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स होंगे, जो आउटरीच के लिए होते हैं, इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए होते हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होते हैं, विद इन कंट्रीज कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होते हैं। फिर इसकी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग अटेंड करते हैं। अभी 17 जुलाई को पोर्टो रिको के अंदर साउथ अमेरिका की जेन की वीसी हो रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं।
तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के लोग उसको अटेंड कर रहे हैं, तो बड़ी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होती है. सो पाकिस्तान इज़ लकी टू हैव मेंबरशिप ऑफ जेन इन पाकिस्तान एंड वी रिप्रेजेंट जेन फ्रॉम पाकिस्तान. और जेन की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत एमिनेंट है और पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरल फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसमें जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए. देखिए क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. एक ऐसी क्रिएटिविटी जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करती हो उसकी किसी को कोई नीड नहीं होती. पर नीड भी होनी चाहिए. आप अगर बिजनेस वहीं जनरेट होता है जहाँ कोई नीड होती है. मुझे ना समझ कंफ्यूजिंग है, पाकिस्तान में इस तरह का तो मैंने आज तक ना सुना. इस तरह के कोई बंदे हैं हमारे पास कि जो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तानी था ना जिसने करीम बनाई थी, मुदस्सिर शेखा पाकिस्तानी था ना, और ग्लोबल लेवल पे जाके उसने $3 बिलियन की बेची ऊबर को जाके. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा. वो पाकिस्तानी है ना मुनीब मायर, जिसने दराज बनाया, दराज बेचा और अब बाइकिया बनाया. तो पॉइंट इज कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा काम. देयर आर पीपल जो ये काम कर रहे हैं और बहुत हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हैं. मतलब जिस तरह आप मैं मुनीब मायर को भी उस लेवल पे रेट करता हूं कि ही कुड हैव डन समथिंग रियली बिग एंड ही विल डेफिनेटली डू समथिंग रियली बिग विद बाइकिया एज वेल. ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आप बताएं जिससे. सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी मुदस्सिर शेखा की है, मुनीब मायर की है. ये भी हम कह सकते हैं दिस इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर पाकिस्तान के हिसाब से सक्सेस स्टोरी, राइट? बिल्कुल. एंड देन वो अगर आउटरीच आपके साथ करें, मतलब वो कैसे करेंगे? देखिए, वो तो अब उस लेवल से ऊपर चले गए. लेट्स से जिस वक्त मुदस्सिर शेखा ने करीम बनाई थी और उस वक्त जेन होता तो जेन उसको प्रमोट करता, उनको सिलिकॉन वैली में वीसी फंडिंग जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से कनेक्ट कराता, जहाँ से उनकी फंडिंग रेज होती. और वो तो टाइम उनका निकल चुका है. अब तो वो खुद फंड करते हैं मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को. ये तो उस लेवल पे पहुँच गए हैं. लेकिन कहने का मकसद है उस तरह के क्या नए आइडियाज़ अवेलेबल नहीं है. बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिन पे काम हो रहा है. और ये जो पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन की आप बात करें, एग्जैक्टली क्या इनके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है? किससे? जेन के साथ. देखिए, जेन पार्टनरशिप करता है, उसके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड्स और सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं. जैसे अगर अभी हम बात करें एनआईसी से अगर पार्टनरशिप होती है या एस्ट्राटेक से पार्टनरशिप होती है तो उनके लिए सर्टेन क्राइटेरिया होता है जो आपको मीट करना होता है. यू कैन बी अ जेन मेंबर बीइंग वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. वो आप हो सकते हो जैसे आप हो, लेकिन आपके पास अगर आपका जो नेटवर्क है या जो आपका बेस है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे स्टैंड करती है तो आप जेन आपके साथ एक एमओयू साइन करता है, क्योंकि आप उसके अंदर जेन मोस्टली उन इदारों से साइन करने पे पसंद करता है जहां पब्लिक आ रही हो, पब्लिक इंगेजमेंट हो और वो एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो. तो वर्कशॉप, इनके कोई इवेंट्स? जी बिल्कुल. मैंने आपको बताया ना, जेन के 3 सेंटर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह. वन इन कराची, वन इन लाहौर, वन इन इस्लामाबाद, जिस पे जो जेन ग्लोबल पे वर्कशॉप्स और इवेंट्स होंगे वो प्रोग्राम्स पूरे फॉलो होंगे. पूरा क्वार्टरली कैलेंडर होगा. आप उस कैलेंडर के अंदर बुक कर सकते हो कौन सी वर्कशॉप, कौन से मुख्तलिफ लोकली और इंटरनेशनल स्पीकर्स आएंगे जो उस पर बात करेंगे, जिससे आपके पूरे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा. ज़्यादातर किस तरह के लोग इसमें होते हैं? IT मेंबर्स होते हैं? देखिए, द कोर वर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. किसी भी फॉर्म में हो सकती है. मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है? कोई देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वास्ट वर्ड और उसकी डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि फॉल करती हैं और वो हम सबको कवर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऐसी कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इनके अवेलेबल है? बिल्कुल है कि हम वहाँ जाके पूरी इन्फॉर्मेशन उसको समझ. बिल्कुल है. आप जेन ग्लोबल पे जाएं, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करें. आपको डेली ईमेल न्यूज़ लेटर्स आने स्टार्ट होंगे. मुख्तलिफ दुनिया में कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उधर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं. जैसे मैंने पोर्टो रिको का बताया जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है पोर्टो रिको में सब, लेकिन दैट इज साउथ अमेरिका फोकस्ड. तो इसी तरह रीजनल कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं. 2022 में आई गेस जो रीसेंट करीब तरीन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सऊदी के अंदर हुई थी जेन की. तो वहाँ से जाके अपने उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से टेक आउट कर सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं. तो एग्जैक्टली अगर हमें कोई वहाँ पे कोई सपोर्ट अगर कोई चाहिए हो तो इज देयर एनी ऑनलाइन नंबर और कोई समथिंग कि फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है? देखिए, आई एम द कोऑर्डिनेटर ओवर हियर. आप मुझे रीच कर सकते हैं. मेरी फेसबुक लिंक्डइन आईडी अवेलेबल है सफ़ीरुल हक के नाम से. You can reach me and I'm available to help you out for that. Is there any online tool available कि जिसके थ्रू आउट के हम सारा का सारा ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर हमें किसी पर्सन के
जाना पड़ेगा? देखें, डिपेंड करता है कि काम क्या है। मतलब पहले तो आई थिंक मेंबरशिप भी चाहिए जब होगी। जैन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो /पाकिस्तान करके उसका पाकिस्तान का पेज है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो सब मिल जाएगी। सो फ्रॉम देयर यू कैन कनेक्ट। फ्यूचर गोल्स इनके भी क्या चल रहे हैं, मतलब जैन एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं नेक्स्ट 5 years के अंदर? सब मैं पाकिस्तान को सेंट्रिक होकर बात करता हूँ। पाकिस्तान में नंबर 1 हमने जैन सेंटर्स डेवलप करने हैं इंशाल्लाह। फिर हमने कोलैबोरेशन करनी, ऑलमोस्ट हम इन प्रोसेस हैं कि हम पाकिस्तान के जितने भी NICs हैं, जितने भी एक्सेलरेटर्स हैं या इंक्यूबेटर्स हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लें और फिर उस कम्युनिटी को इंगेज करेंगे हम अपने सेंटर्स के अंदर और इकोसिस्टम डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। वी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट एज वेल, सर्टेन मिनिस्ट्रीज एज वेल, हम उनको भी ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, एंड दे विल बी ऑल्सो सपोर्टिंग अस। और जितना भी नेटवर्क है, जितने भी लोग हैं, उनके साथ आप कम्युनिटी इसलिए आपका कोई फ्यूचर में कोई प्लान है क्या? हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें सारे लोग आएंगे और सब? हमारी वी आर इन टॉक्स विद नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ पर हम ये स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि हमें जगह भी ऐसी चाहिए थी जहाँ और नेटवर्क के लोग भी मौजूद हों। तो नेस्ट टीपी सीम्स टू बी अ वेरी आइडियल प्लेस जहाँ हम अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह वी वांट टू पोजीशन आवरसेल्व्स इन द सेंटर एंड हार्ट ऑफ द सिटी इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। और नेस्ट टीपी पे सारा एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम मौजूद है, वहाँ पर इकोसिस्टम सारी एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी मौजूद है और रीच भी आसान है पूरे शहर से लोगों के आने के लिए। सो देयर वी वांट टू बिल्ड दैट सेंटर रेदर अ बिल्डिंग, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एक्चुअली, क्योंकि जब आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो आपकी आउटरीच ज़्यादा बढ़ती है। आप अकेले कहीं साइड में हो तो आप अकेले ही होंगे, लेकिन आप सिस्टम के अंदर होंगे तो आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि वी बिलीव इन कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। तो वो जब ही होगी जब आप सिस्टम के अंदर रह के काम करेंगे। इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता? क्योंकि जब ऑलरेडी NIC के अंदर बंदा है तो वो खुद भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, NIC जो काम कर रहे हैं, हम NIC को इंटरनेशनल लिंक दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैन का कोई स्पीकर आ रहा है बाहर से, वो NIC के अंदर आके अपनी टॉक करेगा, टेड टॉक करेगा, वो उनको गाइड करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा। इन टर्म्स ऑफ इसका उनका आपस में, मुझे ऐसा लगता है शायद कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, हम वो काम ही नहीं करते। आप सिर्फ उनको हम तो कम्युनिटी में हैं और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और पाकिस्तान के लोगों को इंटरनेशनल लिंक देते हैं और इंटरनेशनल लोगों को पाकिस्तान का लिंक देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी तो नहीं फिर है। जो फंड की बात करें, अगर हम आपको जब मिसाल के तौर पे आपको नहीं मिल रही पाकिस्तान में फंडिंग और आपका आइडिया हमें लगता है कि वो बहुत कैपेबल है, तो हम आपको जो VC फंड्स होते हैं उनसे कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो गए, आप जैन का पार्ट हो गए। और वो दोनों जगह भी पिच कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका इनिशियली क्या आप कितना तकरीबन ऑफर करते हैं? कोई भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर, हम कुछ भी ऑफर नहीं करते। आप कनेक्ट करा हमारा काम पैसे ऑफर करना नहीं है, हम तो आपको राइट, मिसाल के तौर पे आप यहाँ बैठे हुए, हमें लगता है कि आपको किसी और जगह पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम आपको उस जगह पे लेके जाएंगे, दैट्स ऑल। बाकी आपका पिच करना और उनका फंड ऑफर करना वो तो आपका और उनका काम है, हमारा काम नहीं है। यू जस्ट प्रोवाइड द पाथवे के, वी जस्ट गाइड यू एंड वी बिल्ड द कम्युनिटी विद इन दैट सिस्टम। और अब आपकी कोशिश ये हो रही है कि इकोसिस्टम हमारा लोकली बिल्ड हो जाए। बिल्कुल, हमारा इकोसिस्टम में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि फ्यूचर, मैंने आपको बताया हमारी मीडियन एज 23 है। हमारा इकोसिस्टम जो है वो मीडियन एज की वजह से, हम 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है दुनिया, हमें हमारे पास बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स होगी, बेस्ट नॉलेज कैपिटल होगा, हम उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम है जैन का जो यूथ को स्पेशली टारगेट करो? Jen is all about youth. Jen is all about. This is the program that like NIC incubation follow कर रहा है, right? अगर हम NIC से compare सर, NIC थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्लैरिटी आना जरूरी है। हमारा NIC, हम तो NIC को प्रमोट करेंगे, प्रमोट कर रहे हैं। हम तो NIC जो काम कर रहा होगा उसको प्रमोट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जैन की जो है वो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक आता है, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है नवंबर में। तो वो पाकिस्तान के हर जगह हम कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप साइन कर रहे हैं ताकि वो हर जगह मनाया जाए। और उसके डिफरेंट टेड टॉक्स होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ स्पीकर्स आते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटी इंगेजमेंट होती हैं, नेटवर्किंग डिनर्स होते हैं। तो वो सब हम करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बराबर आके खड़ा हो सके। राइट, ओके। इसके अलावा अभी यहाँ पे कितने मेंबर्स अभी हैं कुछ इसमें कुछ, या मुझे तो सर मुझे असल में अपॉइंट हुए सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं। सो अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे काम
रीवर्क करना हमने स्टार्ट किया है। ऑल्दो जो कम्युनिटी मौजूद है वो 2012 से है, लेकिन हुआ ये कि लोग उसके अंदर जो अपॉइंटेड लोग थे वो आते और जाते रहे। सो वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से हो जाना चाहिए था। बट सिंस आई हैव जॉइंड, जो मेरी टीम है, मेरे एमडी हैं काशिफ खान जो पाकिस्तान के एमडी हैं, वी आर वर्किंग वेरी स्ट्रांगली एंड आई सी कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं हम बहुत स्ट्रक्चरली अब ऊपर जाएंगे, बिकॉज हमने गवर्नमेंट के साथ भी इंगेजमेंट कर रहे हैं। हम साथ में हम गवर्नमेंट के साथ साथ सारे नेट जो कम्युनिटी है इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद उसको भी डेवलप कर रहे हैं। फिर हम सेंटर्स भी लेकर आ रहे हैं। द मोमेंट दीज सेंटर्स आर लॉन्च, हमारा लॉन्च पैड आ जाएगा जहाँ पर हम अपनी एक्टिविटीज़ इन हाउस करनी स्टार्ट कर देंगे। एंड वंस दैट हैपन्स तो आपको फिर उसकी ग्रोथ नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है। सो आई एम राइट now working on the foundation to build those partnerships which are essentially required for this project. हाँ, यही मैं एग्जैक्टली जो मैं आपसे बोल रहा था कि आप फिजिकली कैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Yes, आप कह रहे हैं हम कोलिब्रेट करेंगे, तो मैंने कहा जब आप फिजिकली एग्जिस्टिंग करते हैं तब उसके बाद तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जगह लेके जी मैंने आपको पूरा बताया ना, एसटीपी के साथ हम तो यही मुझे कन्फ्यूजन था ना कि ये एक पार्टनरशिप तो आपने कर ली, लेकिन वो तो फिर डिजिटली पार्टनरशिप हो गई ना। दैट्स व्हाई जो आपको जो बीच में कंफ्यूजिंग कर रहा था ना सवाल कि जब आप नैपटेक अच्छा, मैं आपको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जेन का ज़रूरी नहीं है कि कहीं सेंटर हो। बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है, 170 कंट्रीज़ में। इट्स अ कम्युनिटी बिल्डअप विच हैपन्स, लाइक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुख्तलिफ किसी भी जगह पे कोई इवेंट होस्ट होता है और वो वहाँ पर अपनी नेटवर्किंग करते हैं या अपनी टेड टॉक करते हैं या उनका स्टार्टअप कंपटीशन होता है या स्टार्टअप वर्ल्ड कप होता है या ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक जो मनाया जाता है वो तमाम यूएस कॉन्सुलेट्स एंड यूएस एम्बेसीज में मनाया जाता है। सो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती है। ज़रूरी नहीं उसके लिए कोई सेंटर फिजिकल होना ज़रूरी है, ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये स्टेप मैं पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को देख के करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं है ना। लेकिन हमारा माइंडसेट गलत है। हमारा माइंडसेट, भी समझने में मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये गलत, ये इस वजह से है क्योंकि आपने बाहर की दुनिया की डेवलपमेंट और रीच नहीं देखी। ये हमारा माइंडसेट गलत है। ये माइंडसेट हमें तोड़ना होगा, ये बैरियर को तोड़ना होगा। फिजिकल बीइंग होना ज़रूरी नहीं होता, फिजिकल होना ज़रूरी नहीं होता, कम्युनिटी इंगेजमेंट होना ज़रूरी होता। मेरा आपसे मिलना ज़रूरी है, आपका ऑफिस होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। तो वो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि 50 मुझे लगता है कि मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज में कोई फिजिकल सेंटर्स थोड़ी हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैन से रिलेटेड आप कहते हो कि मैंने नहीं किया, क्योंकि बिकॉज आई ट्राई टू कवर ऑल द एरिया। नहीं, यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरिया। जेन विल बी ग्रोइंग रियली फास्ट इन कपल ऑफ ईयर्स, आप देखेंगे, क्योंकि जो हम प्लान पे काम कर रहे हैं, द मोमेंट गवर्नमेंट इंगेजेस, द मोमेंट ऑल दी कम्युनिटीज़ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, NICs हैं, इग्नाइट हैं, सारे प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सारे प्राइवेट एक्सेलरेटर्स हैं, जब ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ कोलैबोरेशन नज़र आएंगी। हमारा मकसद क्या है, हम एक वो लेयर हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको भी आपस में लिंक कराना चाहते हैं। लाइक समथिंग कम्युनिटीज बहुत सारी मल्टीपल कम्युनिटीज़ हैं ना इस वक्त, उन सारी कम्युनिटीज़ को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं ताकि कोलैबोरेशंस हो और बड़ी चीज़ कोई बने इंशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी आपको हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट कि हम पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ द पर्सनल क्वेश्चन, इसका जैन से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इन द पर्सनल लाइफ कि हम कोलैबोरेशन करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं या हमें इतना डर क्यों लगता है? वो डर इसलिए लगता है कि हमारी यहाँ ना ट्रस्ट लेवल उस तरह का नहीं है। अगर मैं आपको 5 बजे का टाइम दूंगा तो बहुत मुश्किल है कि मैं 5 बजे पहुँचूँ। आपको यही डर होगा, बेशक मैं पहुंच भी जाऊं तो आपको डर होगा यार पता नहीं आता है नहीं आता, आपको ये यकीन नहीं होगा कि मैं आ जाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है ना। और ये हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रस्ट लेवल उस तरह का नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया इस तरह ऑपरेट नहीं करती। अच्छा, जैसे जैसे पाकिस्तानियों का बाकी दुनिया से एक्सपोजर बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, उनके अंदर ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा कल्चर है। देखें, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ से आ रहे हो। आपको समझ आ जाती है कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है और वो क्या बात करेगा या उसकी सोच क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ता है, जब आप एक गोरा आएगा पहली दफ़ा, जैसे हम फ्यूचर फेस्ट की बात कर रहे थे, गोरा आता है पाकिस्तान आके लेकिन जब वो आ जाता है ना तो लोग कहते हैं यार ये तो वाकई आ गया, ये इतना ये उधर से अमेरिका से उड़ के ये आ गया सिर्फ पाकिस्तान में 2 दिन गुजारने के लिए और इसने 2 घंटे के 2 लेक्चर देने।
फिर आपको बिलीव होता है लोग ट्रस्ट पे आते हैं, दुनिया ट्रस्ट पे काम करती है, कोई साइन एग्रीमेंट नहीं होता, हम उनको पैसे भी नहीं दे रहे होते, वो अपने पैसों पे आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे होते हैं? टू शेयर द नॉलेज। ऐसा ही है, ठीक है ना। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था जेन ज्वाइन करने का, कि भाई मैं दुनिया को कनेक्ट कराना चाहता हूँ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि पाकिस्तानियों को दुनिया का पता ही नहीं है, अपनी दुनिया में मगन है। इनको लगता है जो आपने देखा है, जो अपनी वही दुनिया है, वो दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया इससे बहुत आगे। लेकिन जब तक आपका वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, वो लिंक नहीं आएगा, तो आप कैसे उस दुनिया के साथ काम कर सकोगे या उस दुनिया से फायदा उठा सकोगे? उसका रीज़न आपको क्या लगता है कि हम इतने डिस्कनेक्ट क्यों हैं? हमने अपने आप को बंद किया हुआ है, कोई किसी ने आपको बंद नहीं किया हुआ, आपने अपने आप को बंद किया हुआ है। आपके पास आज देखो 20 साल पहले तो इंटरनेट नहीं था, आज आपको कोई रोक रहा है आप 2 घंटे किसी गोरे से दोस्ती करो, उससे बात करो, उसके साथ कोई पार्टनरशिप करो, कोई रोक रहा है आज? तो जब नहीं रोक रहा तो आप नहीं बंद किया हुआ है ना, किसी और ने तो बंद नहीं किया हुआ। आपको खुलना है ना। वो खुलोगे कैसे? जब आप तक आपकी कनेक्टिव ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जो आपको कनेक्ट कर दे, क्योंकि वो पहली दफा का बैरियर होता है जो आपसे टूट नहीं रहा होता। आपको लगता है यार ये क्यों बात करेगा, लेकिन वो करेगा। आपकी मैंने वॉल पे देखा डैन आया, डैन कैसे आ गया पाकिस्तान? डैन भी फ्यूचर फेस्ट पे आया था लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आया था लास्ट फ्यूचर फेस्ट पे लाहौर, वो फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद 2 दफा आ गया कराची। तो लास्ट टाइम जब मेरे पास भी आया तो मुझे भी यकीन नहीं था कि यहाँ तक आएगा नहीं। आई ट्राई टू, मैंने रीच आउट किया, वो कह रहे कि हाँ ठीक है मतलब मैं आ जाता हूँ। ही इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्यों आ गया, क्या रीजन है? वो देखो उसके अंदर वो ट्रस्ट है ना। क्या आप बुला रहे हो? सेकंड टाइम आए थे वो पाकिस्तान। हाँ, ये जो आपके पास लास्ट टाइम आया था वो सेकंड टाइम आया था, फर्स्ट टाइम वो फ्यूचर फेस्ट पे आया था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि वो किस तरह सोचता है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। उसकी मार्केट भी नहीं थी। तो जेन क्या करेगा? जेन उन लोगों को जो इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं करते कि वो ग्लोबल पार्टनरशिप साइन कर सकते हैं, उनको कोई ग्लोबल फंडिंग मिल सकती है, उनको कोई ग्लोबल आउटरीच मिल सकती है, कोई ग्लोबल हो सकता है कोई आइडिया आपने बना यहाँ लिया हो लेकिन यहाँ की मार्केट के लिए सूटेबल ही ना हो, और वो किसी और मार्केट के लिए हो, तो आप उस मार्केट के तक एक्सेस कैसे लोगे? सही। तो जेन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होने की हैसियत से आपको वो रीच दे देगा। आप सिर्फ सर्च करेंगे ना कि जेन रिप्रेजेंटेटिव इन फिनलैंड, तो आपको कोई 50,000 बंदे मिल जाएंगे। फिर आप उसमें सर्च करेंगे कि यार मेरी इंडस्ट्री से कौन ताल्लुक रखता है, अब पॉडकास्टर फ्रॉम जेन इन फिनलैंड, तो आपको कोई एक पॉडकास्टर मिल जाएगा। फिर आप उससे कोलैबोरेट कर सकते हो, यार मैं भी जेन का मेंबर हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, मैं फिनलैंड आ रहा हूं, कैन यू हेल्प मी? वो आपको करेगा, क्योंकि वो आपको आपकी लिंक्डइन चेक करेगा, वो कहेगा यार ये मेरी कम्युनिटी से मैं इसको हेल्प करूं। आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इज देयर एनी वे कि जैसे हमारा जो अभी तक माइंड सेट है, जो मुझे लगता है क्या जेन इसमें हेल्प आउट करेगा नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक हमारा 9 to 5 का माइंड सेट बना हुआ है। द पीपल हैव, उनके पास अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं बट स्टार्ट नहीं कर पा रहे, और वो डरते भी हैं। अच्छा, मेरा इस पे पर्सनल बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बिजनेस जो है ना, वो कोई सिखा नहीं सकता, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। या तो ये ब्लड में है या ये ब्लड में नहीं है। और ये दिलेरों का काम है। इसका बड़ा बेसिक सा फंडा है, बुज़दिल आदमी कारोबार नहीं कर सकता। जिसके अंदर डर और खौफ होता है ना, वो नहीं कर सकता। जिनकी आप बात कर रहे हो ना, वो उनको आप नहीं चेंज कर सकते। और जो इस ब्लड लाइन का होगा ना, उसको आप दबा नहीं सकते। उसको जितना दबाओगे वो उतना ऊपर आ जाएगा। ये है इसका बेसिक फंडा। तो इसमें होता क्या है, देखो शौक तो मुझे भी बहुत था क्रिकेट खेलने का, क्या मैं बन सका इंटरनेशनल क्रिकेटर? नहीं। शौक से नहीं बनते आप बनते हो उस एनर्जी से जो इनबिल्ट आपके अंदर है या नहीं है, वो स्किल सेट आपके अंदर है या नहीं है। तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है मुस्तकिल। 1000 लोग आ रहे हैं, उसमें से 5 लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन वो 5 लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं। उन 5 लोग को देख के पीछे 50,000 और आ रहे हैं, उस 50,000 में से 5,000 निकल रहे हैं। तो ये एक फिल्टर हो के वो लोग चल रहे हैं। लेकिन जो डर के बैठा हुआ है वो कारोबारी है ही नहीं यार। उसने चाहे कुछ भी सोच लिया हो, उसने स्पेस में जाने का फॉर्मूला भी सोच लिया हो ना, फिर भी वो नहीं कुछ कर सकता। सोचने से काम नहीं होता, करने से काम होता है। बिजनेस इज एक्चुअली
1% प्लान एंड 99% एक्शन। और जो हम लोग डाल देते हैं हुकूमत के ऊपर, फिर उनको आप किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? यार कोई भी चीज़, मतलब मैं भी ये समझता था हुकूमत से बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने पिछले 6 महीने में कोई 7-8 मुलाकातें हुकूमत के साथ की, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल वेलकम किया। वो तो कोई आपको अभी क्या लगता है, आपसे कोई मिनिस्टर मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शायद मिल जाएगा अगर उसको सही से हम रीच आउट करें प्रॉपर प्लान के साथ कि रीज़न क्या है। आपने किया किसी आज तक मिनिस्टर? मैंने 1-2 से बात की तो मुझे मुश्किल नहीं हुई कभी। नहीं, बात की या उनके ऑफिस गए, मिले? ऑफिस गया मैं। ठीक है, मिले, बस मसला नहीं करे। वो पहले खौफ था जब तक मैंने पॉडकास्ट शुरू नहीं की। नहीं, आप पॉडकास्ट नहीं भी है आपका, ये जो तो दूसरा बिजनेस है। देखो, पॉडकास्ट तो आपकी एक आउटरीच आ गई ना, आपका फेस एक फेमिलियर हो गया। उससे पहले आपको लगता था कि आप बुलाओगे और जाके मिलोगे, कोई मिलेगा आपसे? नहीं लगता था ना भाई। यही बता रहा हूँ, सब मिलना चाहते हैं, सिर्फ आपका एक बैरियर है जो आपने तोड़ना होता है। आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहो ना, आप जहन बना लो, आप मिल लोगे। देयर इज नो इशू एट ऑल। और ये पॉडकास्ट के बट उसके लिए राइट काम होना चाहिए, राइट रीजन होना चाहिए। वो राइट रीजन ढूंढना आपका काम है। वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने होते हैं कि हमने भी मुल्क को बढ़ाना है, कि आप उनको आपसे ज्यादा जरूरत है आप जैसे लोगों की। हाँ। तो मैंने तो जैन के मुतालिक 3 मीटिंग्स कर चुका हूं। जैन को ऑनबोर्ड करने के लिए उन्होंने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने तो मेरा हौसला और बढ़ाया है, जो मुझे पहले पता भी नहीं था कि भाई ये इतनी सपोर्ट करेंगे मुझे। आईटी मिनिस्टर के साथ भी आई थिंक जी, मेरी आईटी मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई है, मेरी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से भी मीटिंग हुई है, मेरी HSC चेयरमैन से भी मीटिंग हुई है, और हम उन सबके साथ सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रोग्राम को जैन को लेके जा रहे हैं। तो आप इंडिविजुअली जाके रीच आउट कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, मैं इंडिविजुअली जाके मिला हूँ। बट मेरा बताने का मकसद आपको जो है वो ये है कि देखो, हाँ। जो डरपोक है, जिसके पास आइडिया है, जो डर के बैठा हुआ है, जो लॉन्च नहीं कर पा रहा, उसको हम कभी कुछ नहीं सिखा सकते। जिस बंदे में क्रिकेट का टैलेंट ना हो, उसको आप विकेट पे जाके भी खड़ा कर दो, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल सकता ना। तो बस ये भी वो विकेट है ना, ये भी वो पिच है, क्रिकेट की पिच स्टेडियम की तरह है। जिसमें टैलेंट है वही खेलेगा। आप उस पे कुछ भी कर दो, उसमें कितना भी पैसा लगा दो, वो नहीं खेल सकता। ये आप डेवलप नहीं कर सकते। या तो ये इनबिल्ट है या नहीं है, सिर्फ फिल्टर करना है। हमारा काम एज अ कम्युनिटी ये है कि हम राइट लोगों को सामने ले आए जिसके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि वो छुपे हुए बैठे हैं। क्योंकि आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वो लोग आइडेंटिफाई करना इज द की वर्ड ना, कि राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। अच्छा सफीर भाई, इन द स्टार्टिंग जब का इंट्रोडक्शन चल रहा था, you said that Saudi Bridge, कोई something similar नाम था, right? What the exactly meaning the Saudi Bridge है क्या ये? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। His Royal Highness Prince Fahad Al Saud, who happens to be cousin of Mohammed bin Salman, His Royal Highness, उनकी पैटर्न के अंदर ये प्लेटफॉर्म है, which is a Saudi enablement platform। ये सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को, ग्लोबल ब्रांड्स को सऊदी इनेबलमेंट में हेल्प करता है। Alhamdulillah, I've been selected as the director for Saudi Bridge, director for partnership and strategic alliances, same work which I do for Jen. We bring in global brands, including Pakistani brands, to Saudi, और वहाँ पर जो Vision 2030 है, Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince Mohammed bin Salman का, उसको अलाइनमेंट देता है, और उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं वो आपके लिए इजी करता है, इनेबल करता है। एग्जैक्टली द सर्विसेज एंड सपोर्ट। हाँ, आई वांटेड द क्वेश्चन हियर रिमेनिंग के, ठीक है वो तो है, लेकिन फॉर हमें क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का ब्रांड है टपाल, जो कि मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लें वो सऊदी में नहीं है, और वो वहाँ जाके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है ताकि वो सऊदी में चाय बेचे। तो उसको जो फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, जो लीगल सपोर्ट चाहिए, वो सऊदी ब्रिज प्रोवाइड करेगा। दिस इज ओनली फॉर द फैक्ट्रीज पीपल के, या कोई सर्विस? कोई भी ब्रांड कोई दुनिया का ब्रांड जो सऊदी जाना चाहता है, वहाँ पर बिजनेस अपना ऑपरेशनल करना चाहता है, उसको जो लीगल सपोर्ट की ज़रूरत है वो सऊदी ब्रिज प्रोवाइड करेगा। और उसमें आप हेल्प करेंगे, आप उसमें एज अ डायरेक्टर हैं, द पीपल उसको आपके साथ? उसकी एक बहुत बड़ी टीम है। मेरा काम है एज डायरेक्टर पार्टनरशिप्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, दुनिया के ग्लोबल ब्रांड्स को सऊदी ब्रिज के लिए इनेबल कराना, उनको इनवाइट करना। अभी इंशाल्लाह वेरी सून हम पाकिस्तान से भी एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, सारे टॉप टीयर बिजनेसमैन होंगे। इसके अलावा दुनिया से भी इस तरह के डेलीगेशन
सऊदी ब्रिज के प्लेटफॉर्म पे सऊदी विजिट करेंगे। कोई इंडस्ट्री फोकस तो नहीं है? नहीं, इंडस्ट्री अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। व्हाट द एग्जैक्टली स्ट्रेटजी इनकी 2030 के अंदर क्या है? 2030 की जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आपको ये नज़र आएगा विद फ्यूचर कि जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी कर रहा है अपने ओवरऑल इकोसिस्टम में डेवलप करने में, तो जो पूरी जीसीसी का जो हेडक्वार्टर होगा ना, वो आपको रियाद नज़र आएगा। आपने सुना होगा अमेज़ॉन का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स एक दिन के नोटिस पे शिफ्ट हुए टू रियाद। तो इसी तरह ग्लोबल ब्रांड सारे आपको उस रीजन के उधर नज़र आएंगे और वहीं से ऑपरेट हो रहे होंगे। कम्युनिकेशन का मसला नहीं आएगा? जैसे हम अगर यूएस जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, एंड देन सऊदी अगर आएगा तो हमें लैंग्वेज इशू? There is absolutely no language issue. I have visited myself Riyadh multiple times. There is absolutely no language issue. They are now very much open. आपके लिए जितनी आपकी सोच नहीं है उतनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है और उतनी वहाँ पर ग्लोबल एक्सपेंशन हो रही है। सारे ग्लोबल ब्रांड्स वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हैं, और सारा जो न्यूक्लियस होगा उस रीजन का, दैट विल बी इंशाल्लाह रियाद। कोई अगर उसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे, सो saudibridge.org पे जाएं, वहाँ पर जाके रजिस्टर करें, जो भी क्यूरी हो आप वहाँ शेयर करें। वहाँ बहुत बड़ी टीम है जो कि आपको रीच करेगी और आपको इनेबल करेगी। कोई इनके इवेंट हो रहे हैं? इवेंट अभी जो लास्ट वीक के अंदर ब्राज़ील में G20 समिट हुआ था, सो उसके अंदर हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस फहद खुद गए थे, पूरा सऊदी डेलीगेशन गया था, तकरीबन 40 लोगों का, और उसके अंदर वहाँ जाके सऊदी ब्रिज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है वहाँ पे G20 समिट में ब्राज़ील के अंदर। ये लास्ट वीक ही हुआ है। इज देयर एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड कि अगर मैंने इस एरिया के अंदर क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन? बट आपके प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ग्लोबल एंड लोकल ब्रांड्स हु वांट टू एक्सपैंड देमसेल्व्स टू सऊदी, सो दे शुड रीच अस एट saudibridge.org, और वहाँ पर बहुत बड़ी टीम है, सारी आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ रीच करें और यू शुड बी पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, और आप वहाँ पर सऊदी इनेबलमेंट में अपने ब्रांड को लेके जाएं। ऐसी कोई मतलब लास्ट क्वेश्चन इसमें मेरा एक है कि कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन तो नहीं कि इतना बजट उसके पास होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए एटलीस्ट? एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर स्टार्टअप से लेकर एक इंटरप्राइज लेवल तक किसी लेवल पे भी हैं और आप सऊदी एंटर होना चाहते हैं तो दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म। अच्छा सफ़ीर भाई, आपने इन द इंट्रोडक्शन में आपने बताया था कि आप इजाद लैब के साथ एंड फ्यूचर फीस्ट में भी हैं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली व्हाट इज़ द फ्यूचर फीस्ट और इजाद लैब, ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है और व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग? ओके, मेरा जो मेंटोर है ना उसका नाम है जैक मा। जैक मा कहता है व्हेन यू आर इन योर 40s इन्वेस्ट इन यंग पीपल। सो मेरी जर्नी बड़ी खूबसूरत सी जर्नी है फ्यूचर फेस्ट की। जो पहला फ्यूचर फेस्ट हुआ तो मैं 2 दिन उसको ऑनलाइन देखता रहा। 2 दिन देखने के बाद तीसरे दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं फ्लाई करके इस्लामाबाद गया, क्योंकि आखिरी दिन था वो, और मैंने वो 3rd डे अटेंड किया। तो मुझे एक बंदा नज़र आया जो कि 24 साल का था उस वक्त। वो बाहर खड़ा हुआ है और वो अपनी टीम के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड था उस वक्त, F9 पार्क के अंदर वो इवेंट हो रहा था। तो मैं साथ खड़ा हो गया, वो अपनी बात कर रहा था। मुझे ये पता था ये बंदा करा रहा है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। तो थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहते हैं जी आप वेट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं वेट इसलिए कर रहा था कि आपकी बात हो जाए, तो मुझे बताएं पासेस कहाँ से मिलेंगे, मुझे अंदर जाना चाहता हूँ। कहता है आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा मैं कराची से आया हूँ, मैं सिर्फ इवेंट अटेंड करने आया हूँ क्योंकि मैंने इतना मुझे ज़बरदस्त लगा तो मैंने आपके इवेंट में आना। कहता है आप जाएँ, पासेस नहीं है, आप अंदर जाएँ। सो दैट्स मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई फ्यूचर फेस्ट के साथ। मैंने वो इवेंट देखा, वो F9 पार्क के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि F9 पार्क के अंदर 4 अलग अलग मार्की लगी हुई हैं और उसके अंदर एक साथ पैरेलल 4 कॉन्फ्रेंसेस एक साथ चल रही हैं और चारों में लोग भरे हुए हैं। 5वीं मार्की के अंदर एक्सपो चल रहा है और फिर रात को एंटरटेनमेंट कॉन्सर्ट वगैरह ये हो रहा है और इतना पब्लिक खड़ी हुई है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया देख के। मैंने कहा ये पाकिस्तान में और हम ये देखते थे दुनिया के अंदर। ये मेरी मुलाकात हुई, यहाँ आके बात ख़त्म हो गई। 1 साल गुजर गया। अगले साल आया फ्यूचर फेस्ट लाहौर के अंदर। ठीक है। किसी तरह मुझे उसका नाम पता चल गया, बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। उस बंदे का नाम था जो इसका सुपर माइंड है, वो उसका नाम था अर्जिश आजम। मैंने कहा यार वी आर अबाउट टू, मेरा इतनी टाइम में HP से एग्रीमेंट हो गया था, हम HP का स्टोर लॉन्च करने जा रहे थे। तो मैंने उसको
अर्जिश को रीच किया, यार हमें HP का स्टोर लॉन्च करना है, तो कैन यू हेल्प अस आउट? कहता है यार मोस्ट वेलकम, आप आएँ, आप हमारे कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टोर लॉन्च करें. सो अर्जिश सपोर्टेड मी टू लॉन्च HP स्टोर locally in Pakistan with in front of entire media of 26 channels मौजूद थे जिनके सामने हमने लॉन्च किया. That is where our partnership started. Right after the second Future Fest, I went to Islamabad, met Arzish at his headquarters, और मैंने कहा यार आप लोग अभी काम कर रहे हो एक एंगल पे which is the software side only. But I am from the hardware industry. I can bring that side to you. And that is where our collaboration started and we became partners. Right. And now alhamdulillah ईजाद लैब्स बहुत सारे वर्टिकल्स पे काम कर रहा है. ईजाद लैब्स का एक वर्टिकल है फ्यूचर फेस्ट कराना, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपो. जो लास्ट एक्सपो हुआ है 300,000 पीपल अटेंडेड. रोड्स वर जैम्ड पैक्ड अराउंड लाहौर एक्सपो सेंटर और 4 घंटे तक रोड बंद रही हैं. गेट्स बंद करा दिए थे क्योंकि मजीद अंदर लोगों के जाने की गुंजाइश नहीं थी एक्सपो सेंटर में. तो ये हालात थी जिसके अंदर मैं भी पार्टनर था. हैविंग सेड दैट, ईजाद का दूसरा वर्टिकल मैंने आपको बताया कि हम लेके जाते हैं डेलीगेशंस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ टू सिलिकॉन वैली एंड नॉर्वे, जो कि आगे 2 इवेंट्स आ रहे हैं. उसके अंदर हम लेके जाते हैं, जिसके अंदर हम सऊदी पाक टेक कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसके अंदर प्रिंस फहद खुद आए थे रियाद के अंदर, जो लास्ट हमने फरवरी में लेकर गए थे यहाँ से डेलीगेशन. अराउंड 300 लोग थे उसके इवेंट के अंदर. इसके अलावा ईजाद का जो दूसरा वेंचर है दैट इज़ ईजाद टावर्स, जो कि पाकिस्तान के पहले IT टावर्स बनने जा रहे हैं, विच विल बी 40 टावर्स इंशाल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान. ईजाद टावर्स के नाम से बनने जा रहे हैं. उसके अलावा जो ईजाद काम करता है वो ईजाद सुपर कनेक्टर का काम करता है, कि जो राइट पीपल को राइट जगहों से राइट लोगों से मिलवाने का काम, मैच मेकिंग जिसको कहते हैं. तो ये ईजाद की पूरी जर्नी है और फ्यूचर फेस्ट की पूरी जर्नी है. और तो आपका जो, मैंने पहली बात पे वापस आता हूँ कि जो मैंने कहा था कि मेरा मेंटोर जो है वो ये कि जो जैक मा ने कहा था कि व्हेन यू आर इनटू योर 40s इन्वेस्ट इन यंग पीपल. सो आई इन्वेस्ट माई टाइम विद अर्जिश बिकॉज ही इज़ यंग एंड ही इज़ एनर्जेटिक एंड ही इज़ सुपर कनेक्टर ऑफ पाकिस्तान. तो आपको लगता है कि वो कोई बड़ा चेंज आ जाएगा इंशाल्लाह? बड़ा चेंज ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ आ चुका है, क्योंकि आप लोग जिस तरह आपको नहीं पता चला, इंशाल्लाह आप इस दफ़ा की फ्यूचर फेस्ट अटेंड करेंगे, आपको आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा. इतनी दुनिया बदल चुकी है पिछले 3 सालों में. कोई कनेक्ट करना चाहे आइदर इन द ईजाद लैब या देखिए ईजाद तो हाँ, आप मिसाल के तौर पे मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा फॉर हमारे इंटरनेशनल विजिट्स जो हमारे साथ जाना चाहते हैं टू सिलिकॉन वैली एंड नॉर्वे. मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको कनेक्ट कर लें. इसके अलावा फ्यूचर फेस्ट के लिए भी लिंक शेयर कर दूंगा. जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ कॉन्फ्रेंस इन द कॉन्फ्रेंस एज वेल एज इन द एक्सपो, मैं उसके लिए भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा. इसके अलावा ईजाद टावर्स के लिए भी जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर टू डेवलप द इको स्टार्टअप एंड टेक इको सिस्टम फॉर एन IT टावर इन पाकिस्तान, तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक शेयर करूँगा. व्हाट एग्जैक्टली ईजाद लैब कर रहा है, क्या है? मैंने काफ़ी उनके इवेंट्स देखे हैं. हाँ, ईजाद लैब का जो फ्लैगशिप इवेंट होता है उसको वो है फ्यूचर फेस्ट. ठीक है. फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान का वाहिद इवेंट है जिसके अंदर 300 बाहर से गोरे स्पीकर आते हैं और वो पाकिस्तान आते हैं. ठीक है. और 3 फ्यूचर फेस्ट हो चुके हैं. ठीक. आप YouTube पे जाके लास्ट फ्यूचर फेस्ट की वीडियो देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि उस लेवल का किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी इवेंट पाकिस्तान में ना हुआ है ना होता है. सही. वो 300 आप बाहर से बंदे इंपोर्ट करते हैं, वो आते हैं, वो यहाँ पर आके अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी कॉन्फ्रेंस होती है. ये नॉर्मली इस्लामाबाद वगैरह की, ये पहला इस्लामाबाद में हुआ था और बाकी 2 जो हुए वो लाहौर के अंदर. लाहौर में. दैट्स इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कराची में नहीं है. जी बिल्कुल. और अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं कि आप? तो अगला फ्यूचर फेस्ट जो है वो इंशाल्लाह जनवरी के अंदर है लाहौर के अंदर. और मैं आपके तवज्जुह से जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, उन सबको इनवाइट करूंगा कि ये वो कॉन्फ्रेंस है जब हम बाहर जाते हैं, जेटेक्स जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम $1000 का टिकट खरीद के उस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. यहाँ पर ये लोग फ्री में आ रहे हैं और आपके लिए फ्री एक्सेस है, तो भाई क्यों नहीं आते अपने ही मुल्क में आके उस कॉन्फ्रेंस को और बड़ा बनाते हैं. अच्छा, फ्री एक्सेस है? जी फ्री एक्सेस है.
तो रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं? रेवेन्यू स्पॉन्सर से जनरेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। एक तरफ फूड फेस्टिवल और ये चल रहा होता है, सारा एंटरटेनमेंट चल रही होती है। एक तरफ कॉन्फ्रेंस हो रही है पैरेलल। पाकिस्तान की वाहिद है जिसमें ये 4 चीज़ें एक साथ कहीं नहीं होती, ये वाहिद जगह है जहाँ होती है। एक तरफ एक्सपो चल रहा होता है जिसमें सारे ब्रांड्स आते हैं, जिसके अंदर बाइनेंस आ चुका है, HP आ चुका है, यांगो आ चुका है, सारे दुनिया के बड़े ब्रांड्स आते हैं जो अपना एक्सपो के अंदर अपना स्टॉल लगाते हैं। एक तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। फिर एक VIP लाउंज होता है जो कि पेड होता है। उस VIP लाउंज में यू गेट टू नेटवर्क ऑल दोस फॉरेन डेलीगेट्स। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। जो 300 लोग आए उनके साथ आप नेटवर्क करें, उनके साथ सिटिंग टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड आपने भी कहा है कि हम इजाद लैब के थ्रू ही कोई प्लान करें कि हम इन माय कंपनी इंडस ऑफिस ऑटोमेशन इज पार्टनर ऑफ इजाद लैब, और हम कोलैबोरेशन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। और ये ऑल्दो दिस इज कोर वेंचर ऑफ इजाद लैब्स, हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। नहीं, जो मेरा सवाल था, जैसे आप अभी मुझे कह रहे थे कि हम आप जैसे लोगों को लेके जाने का, बिल्कुल। हाँ, इजाद लैब का एक और वर्टिकल है जिसके अंदर वो पाकिस्तान के उस टैलेंट को जिसको बाहर की दुनिया का एक्सपोजर नहीं मिला अभी तक, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रो करने की। जस्ट लाइक पीपल लाइक यू, जिस तरह आप 3-4 बिजनेस कर रहे हैं, आप US में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप US पहुंच सकते हैं बड़े ईजीली इन फॉर्म ऑफ अ डेलीगेशन। ठीक है, आप पहुंच सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहुंच सकते हैं। तो आपको हम लेके जाएंगे उन राइट स्पेसेस तक जहां से आपके लिए मजीद बड़े एवेन्यूज खुलेंगे इंशाल्लाह। सो ये एक इजाद लैब का दूसरा वर्टिकल है। मैं ही एक ओनली पर्सन नहीं हूँ, तो आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसीजर, कि अगर मेरी तरह के और भी, तो क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी जैसे आप होते हैं ऐसे आपके दोस्त होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं। सर, आई वुड लाइक कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड कोई कम से कम 100 बंदे लेकर आए। तो वो उनको पिच कैसे करें? वो आपको मैं पूरा शेयर करूंगा। आपकी मेरी पहली मुलाकात है, तो मैं आपको पूरा वो लिंक शेयर कर दूंगा। आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, और वहां से फिर आपका प्रोसेस चलेगा। तो बता दे पॉडकास्ट पे अगर कोई सुन रहा होगा तो अभी इसका प्रोबेबली अक्टूबर में इंशाल्लाह सिलिकॉन वैली का विजिट आ रहा है, उससे पहले नॉर्वे का विजिट आ रहा है। तो दोनों के लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी रजिस्टर करना चाहे अपने आप को रजिस्टर करे और हमारे साथ चले। वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन पे रिलीज होती है, बिल्कुल मैं खुद इटसेल्फ भी रजिस्टर्ड हो जाता हूं। बिल्कुल हम आपको अपना आउटरीच पार्टनर बना देंगे। आपकी कंपनी को, आपके पॉडकास्ट को आप हमारे लिए आउटरीच करें। और हमें तो लेकिन पॉडकास्ट को मतलब आपके ब्रांड को हम एज अ आउटरीच पार्टनर बना देंगे अपनी प्रोडक्ट का, तो आप उसकी आउटरीच कर सकेंगे। डन हो गया। तो आप उसकी जैसे कोई भी आपने उसकी पोस्ट लगानी है तो वो आप लगा सकेंगे। अच्छा, तो आफ्टर दैट पार्टनरशिप और एग्रीमेंट साइन करने के बाद बिल्कुल देयर इज अ प्रोसेस, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद जी बिल्कुल लाइक द अदर, जैसे हमारी जो दूसरी कंपनीज होती हैं, बिल्कुल, एंड देन संपिल हो गया, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल। ऐसी कौन सी की हैबिट है देन यू थिंक दिस इज द वन ऑफ द हैबिट जिसकी वजह से आज जो भी मेरी इतनी एक्टिविटीज़ हैं, एंड देन आई एम द सक्सेसफुल मैन, एक की हैबिट? परसिस्टेंट होना। आप कोई चीज़ तय करें ना, तो हर चीज़ बड़ी मुश्किल है, उसको ना रेगुलर फॉलोअप चाहिए। रेगुलर उसके अंदर ना आपको ब्लड इंजेक्ट करना है। परसिस्टेंट होते हैं ना आप किसी टारगेट पे, तो वो आप अचीव कर लेते हैं। नॉर्मली 90% लोग मैंने देखा है कि वो परसिस्टेंट नहीं होते, जिसकी वजह से उनको चैलेंजेस आते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली कहते हैं कि इंडस्ट्री फोकस क्या है इनका, क्या है? मतलब IT लेवल के लोग इसमें ज़्यादातर हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई देखिए, इंडस्ट्री फोकस टेक, जिस चीज़ में टेक आ जाए, तो जो फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 40 डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्री टेक पे भी बात हो रही होती है, मेडिकल टेक पे भी बात हो रही होती है, सॉफ्टवेयर एंड टेक स्टार्टअप पे भी बात हो रही होती है। तो 40 डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आज इन्वॉल्व है। जो चीज़ मैनुअल थी वो आज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो गई है। तो वो उन 40 डिफरेंट ट्रैक्स पे अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कम्युनिटी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, जो दूसरी एग्जीबिशन होती है कराची में, जो ITCN, वो सिर्फ IT रिलेटेड होती है। ये IT रिलेटेड नहीं होती है, अक्रॉस द बोर्ड होती है। 40 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं, क्योंकि वो सब कनेक्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की बेस पे। सो बेसिकली दिस इज द लार्जेस्ट technology expo in Pakistan, not just IT.
और ये अभी अगर कोई भी कनेक्ट होना चाहता है, आईटी से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, फ्यूचर फेस्ट की वेबसाइट ऑनबोर्डेड है, आप जाएं वहाँ पर रजिस्टर करें, फौरन आ जाए। अच्छा, इसमें जो आपके इवेंट्स होते हैं उसमें कोई फीस वगैरह, पासेस वगैरह आपने बताया फ्री है? So it's expo is free of cost for everyone, conference is free of cost for everyone. अगर आपको VIP लाउंज का पास चाहिए तो वो पेड होता है। कोई ऐसा कोई फीडबैक आपको फ्यूचर फेस्ट का भी कोई मिला हो जिसको आप क्या हो गया दैट वाज अ प्राउड मोमेंट, कि यार या ऐसी कोई स्टोरी डू यू हैव इन योर माइंड करंटली कि यार दिस इज द स्टोरी, कि यार ये दिस इज द प्राउड मोमेंट दैट वी हैव? प्राउड मोमेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो लास्ट फ्यूचर फेस्ट हुआ था सारे फॉरेन डेलीगेट्स के साथ था। उन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी की जो तारीफ़ की, उन्होंने दुनिया विज़िट की हुई होती है, दुनिया की मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में गए हुए होते हैं। मैं ख़ुद अभी ब्रसल्स में था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अंदर लास्ट मंथ। उनका सर्कुलर इकॉनमी पे एक कॉन्फ्रेंस थी ब्रसल्स के अंदर, विच इज़ द EU कैपिटल। तो मैंने खुद अटेंड किया और मैंने खुद देखी वो कॉन्फ्रेंस के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती कैसी है। और वो सारे गोरे आए हुए थे, सारे यूरोप के। मेरी वहाँ पर लिनोवो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हु इज़ द नंबर 2 ग्लोबली इन लिनोवो, मेरी उससे भी मुलाकात हुई। सारे हाई लेवल डेलीगेट्स थे। सो मेरा अपना पर्सपेक्टिव भी ये था कि दैट पाकिस्तानीज आर रियली हॉस्पिटेबल पीपल। हम उनको 3-3, 4-4 बजे तक खाना खिलाते थे, उनको एंटरटेन करते थे, उनको छोड़ते नहीं थे। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी इन्वाइटेड ओवर देयर। मुझे वहाँ पर बोलने का भी मौका मिला। मैंने देखा कि 5 बजे के बाद वो कहते हैं यू आर ऑन योर ओन, आप आए हो, आप जो मर्जी करो, जो करो, नोबडी टेक केयर्स ऑफ यू। हम उनको पूरी रात जब तक वो एंटरटेन होना चाहते थे हम उनको लेके घूमते थे। हमने पूरा लाहौर दिखाया। बारूद खाना हवेली में डिनर था जो फ्यूचर फेस्ट ने होस्ट किया। वहाँ पे दे वर अमेज्ड टू सी द हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ लाहौर, बादशाही मॉस्क एंड एवरीथिंग अराउंड दैट प्लेस। So it was a wonderful experience, and the proud moment was that जब आखिर में वो जाते हुए कहते हैं कि we have not seen such hospitality in Pakistan. So that was a proud moment for me as a Pakistani, as a proud moment for me as a partner of Future Fest, and proud moment for me as a partner of Ijad Labs. बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की कोई फीडबैक आता है। तो एनी क्वेश्चन डू यू थिंक इन द रिगार्ड कि कोई मेरा से एरिया मैंने इजाद लैब का कवर ना किया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन कवर्ड। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस मेरे जो सबसे मेरा होता है कि कोई ऐसी बात जो आप मुझे चाहिए था कि आप कहते हैं कि यार ये एक सवाल था कि तुमने नहीं किया था सीन के, तुम्हें कर लेना चाहिए था। मेरे से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में जनरल पाकिस्तान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। यार हम लोगों ने हम अपने रीजन में बहुत पीछे रह गए हैं। हमने सुना है अपने बड़ों से कि 60s में हम अपने रीजन में बहुत आगे थे। देखें, हमेशा इंसान अपने इलाके में पहचाना जाता है ना। आप इस मोहल्ले में अगर रहते हैं तो अगर इस मोहल्ले में आप तरक्की करेंगे तो आप कहलाएंगे कि इस मोहल्ले ने तरक्की की। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। हमारा जो ड्रॉबैक है, पहले हम बेवकूफ़ थे कि हम अपने आप को 200 साल पुरानी इकॉनमीज से कंपेयर करते थे और कहते थे अमेरिका बहुत आगे और हम बहुत पीछे। हमने उस वक्त भी बेवकूफ़ी की कि अपने आप को एक ऐसे लोगों से कंपेयर करके कि जिनसे हमारा कंपैरिजन बनता नहीं था। लेकिन अब उससे बड़ी बेवकूफ़ी हमसे ये हो रही है कि हमारे जो रीजन है, जिसमें जो हमारे 7 आज़ाद हुए हुए मुल्क हैं, जो बिल्कुल जो हम जिनके साथ चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हम उन सबसे बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। और उसका रीज़न ये है कि हम सिस्टम में काम नहीं करते। हमारे यहाँ सिस्टम्स बहुत वीक है। हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारे मुल्क की कि हमारे यहाँ सिस्टम चलता नहीं है। हम जिस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको 2-3 साल में रिप्लेस करके फिर नया सिस्टम डाल देते हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आती। दुनिया में किसी चीज़ की, किसी इंडस्ट्री में किसी वक्त भी ग्रोथ आई है तो वो किसी सिस्टम के कंसिस्टेंटली चलने से आई है। चाहे वो किसी कंपनी का सिस्टम हो, चाहे वो किसी स्टार्टअप का सिस्टम हो, चाहे वो किसी टेक जायंट का सिस्टम हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर का सिस्टम हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सिस्टम हो। जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं होगा ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छा, कंसिस्टेंट ऑल्सो विद द राइट पीपल एट द राइट जॉब। बिल्कुल ऐसे। ये मकसद नहीं है कि एक गलत आदमी गलत जॉब पे बैठा हुआ है और उसको आप कंसिस्टेंटली रखें। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया हमें अब जो है वो डिस्कार्ड कर रही है। उसका रीज़न क्या है? जो डिस्कार्ड करने का रीज़न है कि अब उनको हमारे रीजन के दूसरे प्लेयर्स मिलते हैं जो कंसिस्टेंट है, पहले नहीं मिलते थे।
और बहुत अच्छे और मिलते हैं जब तक हम ये कंसिस्टेंसी और राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लेकर आएंगे सिस्टम के अंदर, हमें ग्लोबल रिकग्निशन नहीं मिलेगी। ये है Right. एक ऑब्जर्वेशन जिस पे हमें काम करना चाहिए एज अ नेशन, और जब हम इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह हमारी ग्रोथ आएगी। कोई इन द एंड ऐसी कोई फीडबैक ओवरऑल इन द लास्ट क्वेश्चन कि कोई ऐसी बात अपने व्यूवर्स के साथ जो शेयर करना चाहें, दैट मोटिवेट देम कि यार ये चीज़ करें देन यू कैन गेट सक्सेस समथिंग? बॉस, सक्सेस ना आपके अंदर है, जिसको हम नीयत कहते हैं, और परसिस्टेंट जो होता है, आपका डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए और आपकी मूवमेंट होनी चाहिए डायरेक्शन की तरफ। पेस से फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी मिसाल वो है कि कर्नल सैंडलर्स जो कि KFC का बानी था, उसने 65 साल में KFC बनाया, आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। ओबामा 55 साल की एज में रिटायर हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप 70 साल की एज में प्रेसिडेंट बन रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि देखो, हर एक का ना जो क्लॉक है, जो लाइफ क्लॉक है, वो अलग है। हो सकता है एक बंदे की सक्सेस, हसन रजा एक क्रिकेटर था 90s में जिसने 14 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेल लिया, लेकिन उसके बाद वो कभी पाकिस्तान टीम में कुछ खेल ही नहीं सका। उस वक्त तो उसको लगा कि वो अपने पीयर्स से जो 14 साल के और उनसे आगे निकल गया, लेकिन उसके बाद जो बच्चे आए जो उसके साथ 14 साल में खेले थे, वो 20 साल में टीम में आए, लेकिन वो 10-10 साल क्रिकेट खेल गए। तो क्या वो 14 साल में एक टेस्ट मैच खेलना ज़्यादा बेहतर था, या राइट एज पे राइट लंबी इनिंग खेलना ज़्यादा बेहतर था? तो हर एक की ना एक लाइफ क्लॉक है, और वो कभी ना कभी आती है। कोई ना जल्दी है ना कोई लेट है, सिर्फ वो राइट टाइम पे उसकी क्लॉक पे उसकी सक्सेस आती है। हम उस राइट टाइम का वेट नहीं करते, हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी वो खोटा सिक्का भी चल जाता है, क्योंकि उसका वो टाइम आ जाता है। डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। यस। और सारा मसला हमारा एक्सपोजर का है, क्योंकि हम समझते हैं जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वही दुनिया है, बट वो दुनिया नहीं है। दुनिया उसके बाद शुरू होती है। हमारा ज़्यादातर जो दिमाग सेट हुआ वो अपने पाकिस्तान कल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड द ओवरऑल। मुझे आपके साथ बात करके जो लगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे जैन में काम करें, देन आप अपने आप को बढ़ाएं, देन इजाद लैब के साथ हैं आप उसको बढ़ाएं, सऊदीया के साथ आप कनेक्ट हैं। बिल्कुल, दैट्स अ थिंग कि आपका एक्सपोजर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा और ही। आपने वो भी इन्विटेशन दिया है, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी फील आई कि देन द पीपल हु इज़ वॉचिंग, ये सारा का सारा देख रहा है, अगर वो इनके साथ कनेक्टेड भी हो जाए। बिल्कुल। बिकॉज दिस इज़ द थिंग, मैं आपको दिखाया था मैंने आपको अपने रूम में कि मैं बहुत सारी मेंबरशिप थी, एंड दिस इज़ फॉर मी ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी कि यार हम यहाँ से भी कोई एक नई डायरेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही है, क्योंकि फोकस डायरेक्शन हमारा गवर्नमेंट साइड था। बिल्कुल। एंड देन द न्यू थिंग इज़ दैट कि यार हम प्राइवेट सेक्टर को भी फोकस कर सकते हैं। दुनिया ना अब ग्लोबल हो चुकी है। पहली चीज़ तो ये है कि हम 90s में रह रहे हैं दिमागी तौर पे ना। दुनिया के लिए कराची भी उतना वैल्यूएबल हो गया है जितना न्यूयॉर्क है। इट्स जस्ट अ नेम। आप में वैल्यू है ना तो दुनिया आएगी आपके पास, और हर एक को नीड है। हर एक को नीड है। सो यू नीड टू फिगर दैट आउट कि आप उस राइट नीड वाले बंदे तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे। आप जो काम कर रहे हो, आई वॉज रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज एंड प्लेजेंटली सरप्राइज कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन दुनिया को नहीं पता। जिस दिन आपने वो दुनिया को बता दिया, आपकी ग्रोथ 10x नहीं, आपकी 100x होनी है। और हो सकता है इस फील्ड में ना हो, लेकिन आपके पास 10 और एवेन्यूज खुले जिसके लिए आप पोटेंशियल रखते होगे। So very good luck to you, and thank you for inviting me for this podcast, and I hope and wish a lot of success for you and your team, that Allah Ta'ala आपको और सक्सेस से नवाजे और आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिले। That is very much important, because मेरी नज़र में अब ग्लोबल लोकल हो चुका है। अब आप दुनिया को एक कंट्री समझो और कंट्रीज को एक सिटी समझो। जब आप इस सोच पे सोचना शुरू करोगे, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एडवाइस दी और बहुत अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल एक नई चीज़ आपने दी कि दुनिया को आप
कंट्री समझें और जो आपका कंट्री है उसको एक सिटी सिटी समझें। और बहुत मज़ा आया आपके साथ सफ़ीर भाई, और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। थैंक यू सो मच। अगर हमारे पास अच्छे कमेंट मिले, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे और बातें करूं इंशाल्लाह, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मुझे क्लोज करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास कमेंट आता है एंड देन डेफिनेटली मैं आपको दोबारा इन्वाइट करूंगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।